So, hello and welcome to OSF Education. Welcome to the series of Chapter in a Snap. तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिया है आपके बोर्ड्स का, ठीक है। अब टुडे वी आर स्टार्टिंग विद हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो कनेक्टेड है आपके स्टैंडर्ड 9th के साथ, ठीक है। 9th में आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो उसका ही थोड़ा सा आगे का जो वर्जन है वो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। जहाँ पे तुम लोगों ने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था, फ्रेंच के अंदर रिवॉल्यूशन कैसे आया था फ्रांस के अंदर, वो हम लोगों ने स्टडी किया था। तो वो थोड़ा बहुत पॉइंट यहाँ पे रिपीट होगा, सो दैट विल बी ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर यू। एक एडवांटेज रहेगा अगर तुमको वो सारी चीज़ें याद होंगी, नहीं होगी तो यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड जो है वो करवा दिए जाने वाले हैं। इसके अलावा उसके बाद क्या होता है नेपोलियन के जाने के बाद, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर हमें सिर्फ इतना बताया गया था 1815 के अंदर, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ और उस वाटरलू के बैटल के अंदर फाइनली नेपोलियन की डेथ हो जाती, मतलब वो हार जाता है, हम लोग अगर ऐसे बोले तो वो वहां पे डिफीट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, क्या ऐसे चेंजेस हमें यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, कैसे ये जो फीलिंग है ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, इट इज अ फीलिंग। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज दिस? दिस इज द फीलिंग ऑफ लव, दिस इज द फीलिंग ऑफ प्राइड दैट यू फील फॉर योर कंट्री, ठीक है। आप अपने नेशन की तरफ जब लव और प्राइड वाली फीलिंग को शोकेस करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, वो किस तरीके से यूरोप के लोगों में, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग कोनों में पहुंची, उसके बारे में ये पर्टिकुलर स्टोरी जो है वो हमारी रहने वाली है, ठीक है। ये सब फाइल्स वगैरह जो है वो आपको पता ही है कि आपको शेयर हो जाने वाले हैं, है ना। तो हम लोग अभी बिना किसी देरी के पहले शुरू करते हैं विद द फर्स्ट सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं तो वो थोड़ा आपको बता दिया जाए। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा विजन वगैरह देखेंगे डेमोक्रेटिक पब्लिक्स का, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि रिवॉल्यूशन स्पार्क कैसे हुआ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई अचानक किसी को सपना आया कि भाई हम रिवॉल्यूशन कर देते हैं तो हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो स्पार्क है कि भाई रिवॉल्यूशन होना चाहिए, वो कहाँ से आया, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग स्टडी करेंगे। फिर भाई ट्रेस देखेंगे, क्योंकि अभी तक जब हम लोग स्टार्टिंग में स्टडी करेंगे वी विल बी सीइंग ओनली द 2 क्लासेस दैट वाज सर्वाइविंग विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो फिर नई क्लास यहाँ पे डेवलप कैसे हो रही है, क्या डिमांड्स थी उनकी, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा डिटेल के अंदर जानना है। इसके अलावा थोड़ा एनालाइज करेंगे हम लोग क्या कि भाई इम्पैक्ट क्या था, कंजर्वेटिव्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्टैंडर्ड 9th के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कंजर्वेटिव्स जो थे उनको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करना है कि वो क्या चाहते थे, वो क्यों रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे थे, वो सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। फिर वी विल बी सीइंग के भाई पूरा प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि यूरोप के अंदर हमें अब देखने को मिलेगा कि पहले जो है वो बंटवारा था, ठीक है, राजाओं के हिसाब से बंटवारा चल रहा था। नाउ धीरे धीरे एक एक कंट्री जो है वो डेवलप होने लगी है, ठीक है, वो यूनिफाई होने लगी है, एक एक अपनी कंट्री को डेवलप करने लगी है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो हमें स्टडी करना है। और लास्ट में एक टॉपिक के बारे में हमें समझना है, दैट इज अबाउट द एलिगोरीज। होता क्या है, किस तरीके से ये नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सकता है, तो एलिगोरीज के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चीजें जो है वो यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, आपको सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये है वो पेंटिंग, ठीक है। इस पेंटिंग का मतलब एक थोड़ा सा अलग सा वर्जन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग यहाँ पे देख लेना कि ये पर्टिकुलर पेंटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको पहले एक मूर्ति दिख रही है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो आपको पर्टिकुलर पेंटिंग दिया गया है उसके अंदर यहाँ पे ये कुछ एरियाज के अंदर आपको गॉड भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि ऊपर से भगवान ये सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। तो ये पिक्चर के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताई गई है तो वो थोड़ा ध्यान में रखिए। सबसे पहले ये पिक्चर किसने बनाई है, तो फ्रेडरिक सॉरे, इनका नाम आपको याद रखना है। ये जो पर्टिकुलर आपका फंक्शन है ना, जितना भी यहाँ पे इस पेज के ऊपर दिया गया वो आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, बट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको देखना रहेगा। ये क्या है, उनका विजन है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्ल्ड को देख रहे हैं, उनका नजरिया क्या है, वो उन्होंने अपने पेंटिंग के थ्रू यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अंदर आपको अलग अलग सीरीज जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बीच में यहाँ के कुछ फीचर्स आपको याद रखना है, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपको बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तुमको लाइन में लोग दिख रहे हैं, ठीक है, जिनके पास अपने अपने झंडे हैं। मतलब यहाँ पे बोलने का क्या है कि अलग अलग कंट्री, ठीक है, अब अपना जो भी वहाँ पे जो एब्सोल्यूटिज्म चल रहा था, ठीक है, या तो फिर वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है, मोनार्की चल रही है, जो भी चीज चल रही है, अब उसको वो लोग परेड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हटा रहे हैं अपनी कंट्री में से, एंड स्लोली दे आर मूविंग टुवर्ड्स द लिबर्टी, ठीक है। अब वो फ्रीडम की तरफ मूव कर रहे हैं। बस उसी चीज को डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पे लाइन में अलग अलग कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिल रही है। नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, जो भी कचरे के फॉर्म में आपको दिख रहा है तो वो क्या है, मोनार्क
का जो भी सामान था, ठीक है, जो उनकी तलवार हो या तो फिर उनका क्राउन हो, वो सब चीज़ें आपको नीचे पड़ी हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि अब वहाँ से मोनार्की हट रही है, ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताई गई है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म कहाँ पे है, तो फोरग्राउंड के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यूटोपियन विजन है। यूटोपियन अब क्या होता है, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, क्योंकि इधर भी अवध, उतोपिया और ऐसे सब अपने नाम जो है वो बिल्डिंग्स के बारे में सुना है। तो उसमें उतोपिया क्या होता है, उतोपियन एक विजन होता है, ठीक है, वो रियलिटी नहीं होती है, वो सच होगा कि नहीं होगा वो भी हमें नहीं पता है, बट वो बस हमारा एक विजन है जो रियल नहीं होता है, तो उसको उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, दैट इज उतोपियन। तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जो फ्रेडरिक सॉरी सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और उसको ही उन्होंने अपनी पेंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे शोकेस यहाँ पे किया हुआ है। अगर हम इनके स्टैचू की बात करें, यहाँ पे जो स्टैचू है तो तुमको दिख रहा है उनके एक हाथ में यहाँ पे मशाल दिख रही है, ठीक है, और दूसरे हाथ में तुमको यहाँ पे चार्टर दिख रहा है जो ह्यूमन राइट के चार्टर को शोकेस करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेंटिंग, कि जो भी यहाँ पे पेंटर थे वो यहाँ पे कौन सी चीजों को डेपिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ हैंड रिटन नोट्स जो है वो पहले दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो उसके थ्रू आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना और हो सके तो इसको कॉपी भी कर लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से इसके अंदर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें यहाँ पे है, ओके ओके डन। चलो, अब इसके स्टार्टिंग में ही सबसे पहले अगर हम राइज ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें तो ये कुछ टॉपिक्स है जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कि इतनी चीजें जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना रहेगा। सबसे पहली चीज हमें क्या समझने की जरूरत है भाई, हम सीधा स्टोरी शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टोरी के पहले एग्जैक्टली वहां पे क्या चीजें चल रही थी वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई क्या चल रहा था वहां पे, फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम था, ठीक है। फिर मोनार्की में से धीरे धीरे हमें पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो धीरे धीरे आने लगी, राजा भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है, मोनार्की में क्या होता है, आपका जो भी आपका अनलिमिटेड पावर है, मार्क माई वर्ड्स, अनलिमिटेड पावर इज गिवन टू द किंग। जबकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं तो राजा भी होता है और उसके साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के होने की वजह से जो राजा का अनलिमिटेड पावर है वो उनसे छीन जाता है। ही इज बिन प्रोवाइडेड नाउ विद अ लिमिटेड पावर, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिसपे वो डिसीजन ले सकते हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे रहेंगे जो वो वहां पे नहीं ले पाएंगे। तो पहले मोनार्की था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, और फिर अब आता है वहां पे रिपब्लिक। तो ये जो पूरा उनका सफर है ना, कि भाई मोनार्की से किस तरीके से वो लोग रिपब्लिक की तरफ बढ़े, उसी के अंदर हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी जो है वो करना रहेगा, ठीक है। दिस इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्या होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, भाई हम किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जैसे कि तुम और मैं, शायद हम लोग इस टेक्स्ट बुक के थ्रू कनेक्टेड होंगे, इस सब्जेक्ट के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और अगर हम सब की बात करें, ठीक है, इंडिया के अंदर जितने भी लोग रिसाइड कर रहे हैं वो सब किस चीज से कनेक्टेड है, पूरे के पूरे कंट्री से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंडिया जो है, या फिर इंडिया की जितनी भी हेरिटेज है, या तो फिर इंडिया के जितने भी फीचर्स है, वो सब हम सब के बीच में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग है, हम सब लोगों का सामान है वो, ठीक है। तो उसको संभाल के रखना वो हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वॉज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों के बीच में अराइज किया जा रहा था। क्यों, ऐसा माना जाता है कि अगर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोगों के बीच में आया तो अपने आप ही वो जो फीलिंग मैंने बताई थी कि भाई लव एंड प्राइड फॉर योर ओन नेशन, उसको डेवलप किया जा सकता है। और जब तक वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग आपके पास आएगी नहीं, तब तक क्या आप अपने कंट्री के लिए कुछ भी फाइट करोगे, ऑब्वियस सी बातें नहीं करोगे। सो टू गेन दैट पर्टिकुलर फीलिंग, ठीक है, उस चीज को गेन करने के लिए फाइनली इस पर्टिकुलर तरीके का कहीं ना कहीं यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। अब होता क्या है, हमें पता है, हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ना काफी सारे चेंजेस हुए थे, ठीक है। एक ही बार में मैंने तुमको यहाँ पे स्टेप्स बता दिया हुआ है कि भाई कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पे 7 चेंजेस देखने को मिलता है। सबसे पहला क्या है, जो पावर है वो ट्रांसफर हो गया था, किसमें, मोनार्की से अब कॉमन सिटीजन्स को यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। इसके अलावा 2 ऐसे नए नए आइडियाज जो है वो डेवलप हुए थे। कौन से नए आइडियाज, भाई इनके नाम तुमको याद रखने, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके मतलब ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको पूछा जाएगा कि ला पेट्री का मतलब क्या होता है, या फिर ले सिटियन का मतलब क्या होता है। तो ला पेट्री का मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका मतलब है फादरलैंड। जैसे हम
हम लोग अपने भारत को माता की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, वैसे ही वो उसको फादर लैंड की तरह ट्रीट करे। और ले सिट्यूएंट का मतलब है सिटीजन। यहाँ पे हर किसी को इक्वली ट्रीट करने के लिए ये पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ना कोई रिच है ना कोई पुअर है, हर किसी इंसान को हम लोग कौन से नाम से जानेंगे, यहाँ पे ले सिट्यूएंट के नाम से यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। इन सबको एम्फेसाइज जो है वो ज्यादा किया गया। दूसरा क्या बताया गया भाई, एक नया ट्राई कलर फ्लैग जो है वो इन लोगों ने होस्ट करना शुरू किया कि भाई सब चीजें अगर हम लोग नई तरीके से कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन है मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी न्यू, तो उस नई चीज के लिए एक नया फ्लैग भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक नई फ्लैग जो है उसको बना दिया गया, ट्राई कलर का फ्लैग है जो मैं तुमको अगेन बता दूंगी अभी। फिर अगर हम बात करते हैं फ्रेंच की, ठीक है, तो फ्रेंच के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। भाई फ्रांस है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या चीज होनी चाहिए, उनका खुद का एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, तो फ्रेंच जो है उसको नेशनल लैंग्वेज बता दिया गया। उन्होंने नए एंथम बनाए, ठीक है, नए एंथम बनाए, नए हाइम्स बनाए। इससे क्या होता है, इट डेवलप्स द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है। जैसे कि हमारा एंथम हम सबको कनेक्ट करता है कि वो 52 सेकेंड्स हम लोग शांति से खड़े होकर अपने एंथम को रिस्पेक्ट देंगे, उसी तरीके से इन्होंने नए एंथम्स और हाइम्स को बनाया जिससे कि लोग थोड़ा कनेक्टेड फील करने की कोशिश करें टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री, ठीक है। स्टेट जनरल की बात करें तो जो भी जनरल, यानी कि यहाँ पे जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है, ठीक है, उसी तरीके से वहां के जो जनरल्स इलेक्ट होंगे, अब किस तरीके से इलेक्ट होंगे, एक्टिव सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन से। पार्टिसिपेशन का मतलब दे विल बी कास्टिंग देयर वोट, जिसके पास वोट ज्यादा होगा वो अल्टीमेटली यहाँ पे जनरल जो है बन जाएगा। और लास्ट क्या है, एबॉलिशमेंट ऑफ द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड द ड्यूज, यानी कि जो इंटरनली मतलब आप यूरोप के अंदर ही या फिर फ्रांस के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जाना चाहते हो तो उसके लिए भी पहले टैक्स को इम्पोज किया जाता था, ठीक है, कि आप इतनी जगह से बाहर जाओगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो टैक्स वगैरह को कहीं ना कहीं यहाँ से हटा दिया गया कि एक ही कंट्री में अगर आपको मूव करना है तो वहाँ पे कोई टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस, 7 पॉइंट्स आपको याद रखना है। 3 या 5 मार्क्स के लिए आपको ये चीज पूछी जा सकती है कि भाई कौन से चेंजेस हुए थे आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। तो 1789 में ये पर्टिकुलर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 10 साल में ऐसी क्या चीज हो जाती है कि वहां पे इतना सारा चेंज आ जाता है, तो वहां पे एंट्री होती है, ठीक है, हार्बिंगर या तो फिर हार्बिंजर, तुमको जो भी चीज याद रहता हो उस तरीके से याद रखना, हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, दैट इज नेपोलियन। स्टैंडर्ड 9th के अंदर आप लोगों ने नेपोलियन के बारे में एक चीज पढ़ा था, हम सब ने ये चीज पढ़ी थी कि नेपोलियन के बारे में एक खास चीज ये थी, वो जिस भी कंट्री से जा रहा था, ठीक है, अगर मान लो वो इस कंट्री के अंदर आ रहा है तो वहां से मोनार्की हट जाती थी। रियलिटी क्या है, मोनार्की हट रही थी, ठीक है, उन लोगों को लिबर्टी मिल रहा था। तो जिस भी कंट्री के अंदर नेपोलियन जा रहा है वहां पे खुशियां आ रही है अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, बट रियलिटी यहाँ पे कुछ और थी। नेपोलियन अपने आप में ही, ठीक है, वर्ल्ड का कॉन्करर बनना चाहता था, तो उसने कुछ तो सिम्टम शो किए होंगे। यस, ही शोड दिस सिम्टम। किस तरीके से भाई, जिस भी कंट्री के अंदर वो मोनार्की को हटा रहा था वहां के लोगों को फोर्सफुली अपनी मिलिट्री के अंदर वो रिक्रूट कर रहा था। अब अगर वो अपनी मिलिट्री के अंदर उसको रिक्रूट कर रहा है, वो नेक्स्ट कंट्री में जा रहा है, तो वहां के लोग विल बी फाइटिंग फॉर हिम, ठीक है, उसके साथ में मिलकर दूसरी कंट्री को हराएंगे, वहां से मोनार्की को निकालेंगे, फिर वहां से अगेन और लोग मिलेंगे, ऐसे तो फिर उसकी मिलिट्री और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। और उसका जो विजन है कि वो वर्ल्ड को एक दिन कॉन्कर करके रहेगा, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे वो अचीव कर सकता था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि नेपोलियन की एंट्री होती है फ्रांस के अंदर, कब, तो 1799 में, जिसकी वजह से अब वापस से वही चीज होती है कि मांड जो वो रिपब्लिक बना था वो वापस से किसके अंदर आ जाता है, यहाँ पे मोनार्की के अंदर। क्यों मोनार्की लिखा है भाई, आप अभी तो आपने बोला मोनार्की हट जाती है, मोनार्की हट गई, ठीक है, जो डायनेस्टी थी वहां पे वो हट गई, बट यहाँ पे रूल किसका कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो गया, नेपोलियन का एस्टेब्लिश हो गया। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वापस से मोनार्की लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई वापस से बर्बन डायनेस्टी आ गई, ये नहीं, बर्बन डायनेस्टी नहीं आई है, मोनार्की इसीलिए लिखा है कि अब नेपोलियन जो बोल रहा है इंसानों को वही करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो इसको लोग क्या मानते थे, मसीहा, कि भाई हमारे देश में भी आना चाहिए, तो ये राजाशाही जो एरिया है या फिर राजाशाही जो जो भी चीजें फंक्शंस चल रही है वो खत्म हो जाएंगी। बट क्या रियलिटी में वो चीज खत्म हो रही थी? ऑब्वियसली नहीं। तो ही वॉज कॉल्ड एज द हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, ठीक है, बट बाय द पीपल एट द फर्स्ट। बट जब लोगों को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में ये क्या चीजें करने की कोशिश कर रहा है, तब फिर लोगों ने समझना इस चीज को शुरू कर दिया, ठीक है। क्या चेंजेस लेके आया, मतलब नेपोलियन ने जब मोनार्की सिस्टम को कहीं ना कहीं अपने थ्रू एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो उसने कुछ चेंजेस तो किया होगा, क्योंकि इसके पहले 1798 वाले फीचर्स तो अलग थे। तो यस, देयर वर मेजर चेंजेस जो नेपोलियन यहाँ पे लेके आया था, जिसको हम लोग एक नाम से समझते हैं। इसको 2 नाम से आपको याद रखना है, या तो नेपोलियन कोड आप याद रखोगे, ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा नेपोलियन कोड, शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियन कोड, या तो फिर आपको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ 1804 आपको यहाँ पे याद रखना है।
क्या क्या चेंजेस आए थे भाई, ये 6 चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला चेंजेस क्या है कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, अभी इसके कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हम अभी देखेंगे, ठीक है, जो ये बोल रहा है वो कर नहीं रहा है वो हम लोग अभी ही देख लेंगे, बट इसने क्या बोला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले हमेशा हर कोई एक बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई, वो तो उन्होंने भी बोला था, लैसिटियन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो वो लोग भी लेके आए थे, बट इनको थोड़ा अपना अच्छा दिखाना था, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई कानून बड़ा नहीं है, कानून से पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे इक्वालिटी आनी चाहिए। चलो ठीक है भाई। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी, अगर मेरे बाप दादा की कोई जमीन थी, ठीक है, तो वो अब मेरी रहेगी, ठीक है, मैं उस प्रॉपर्टी पे एक्सेस कर सकती हूँ, यस दैट इज माई राइट, दैट इज गिवन बाय होम, तो नेपोलियन ने यहाँ पे फ्रांस के लोगों को दे दिया था। फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया कि भाई बाप दादा राज कर रहे थे तो हम भी राज ही करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो वो पूरी सिस्टम थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया। स्टार मार्क क्यों किया, इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज करके गया था फ्रांस के अंदर, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया, जिससे उनका ट्रेडिंग रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, एंड अल्टीमेटली वो आपकी कंट्री के अंदर प्रॉफिट लेके आएगा, ठीक है, और प्रॉफिट है मतलब अल्टीमेटली आपकी कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलप हो रही है। फिर क्या बताएगा, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, पहले क्या था कि आपको अलग अलग करेंसीज जो है वो देखने को मिल रही थी, कहीं पे आप अभी कुछ मेजर कर रहे हो तो 500 ग्राम इतना है, ठीक है, आप किसी और एरिया के अंदर जा रहे हो तो 500 ग्राम उनका इतना है, वो क्यों, क्योंकि मेजर्स जो है वो जो आप यूज करते हो ना मेजरिंग के लिए, वो जो सामान है उसके यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं सेम नहीं होते थे, तो उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भाई हर जगह पे सेम ही वेट्स एंड मेजर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, विच इज अगेन अ गुड थिंग, ठीक है। और लास्ट क्या गया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। व्हाट इज गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, तो भाई गिल्ड बनाना मतलब यहाँ पे तुम अगर कोई एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मैं मेरी एक ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो पहले वो चीज अलाउ नहीं की जाती थी, ठीक है, बट अब वो अलाउ की जा रही है, ठीक है, तो दैट गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो है उसको रिमूव कर दिया। तो क्या हमारे अकॉर्डिंग नेपोलियन ने सब कुछ अच्छा अच्छा किया था क्या, जितने भी वो कोड यहाँ पे लेके आया था वो सब कुछ अच्छे थे, नहीं, मैंने अभी आपको बताया इसके काफी सारे आपको ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलता है, तो उसके एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ठीक है, नेपोलियन में भी ऐसा ही था, कुछ अच्छी चीज है तो काफी बुरी चीजें भी उसके अंदर हुआ करते थे। तो कौन से, तो भाई ड्रॉबैक के अंदर पहली चीज उन्होंने क्या बोली, इंट्रोड्यूस द सेंसरशिप, ठीक है, एक तरफ बोल रहा है इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब लिबर्टी तो चलो खास उन्होंने कुछ दी नहीं है, बट अगर तुम उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बातों के ऊपर, तुम्हारे प्रिंटिंग के ऊपर, या फिर तुम जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बींग तक वो चीज को पहुंचने दिया नहीं जाएगा इफ इट गोज अगेंस्ट द नेपोलियन। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या बोला, नो राइट टू वोट फॉर वुमेन, भाई तुमने अभी बोला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, तो इक्वालिटी में क्या यहाँ पे महिलाओं को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे वोटिंग राइट दिए ही नहीं है। दूसरा क्या कि भाई वुमेन को यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, नो राइट टू वुमेन इन द प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ मेल को यहाँ पे राइट्स जो है वो दिए जाएंगे, तो कहाँ गया तुम्हारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, वी कांट सी दैट, ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे, दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है यहाँ पे। और लास्ट क्या है, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट, जो मैंने तुमको बताया वो ये क्यों कर रहा था, अपने विजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उसको करना था वर्ल्ड को कॉन्कर, जो वो करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये पर्टिकुलर फोर्स रिक्रूटमेंट जो है वो चल रहा है। तो दिस इज द थिंग, 6 जो पॉइंट्स है वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर देखने को मिलता है, बट इसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो आपको ये 4 पॉइंट के अंदर लिखना रहेगा, ठीक है, ये बाइफिकेट करके इसीलिए मैंने लिख दिया है कि तुमको कभी भी क्वेश्चन आए तो तुम ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, अब होगा नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म किस तरीके से होगा, अब धीरे धीरे नेशन स्टेट्स बनने लगेंगे। क्या होता है मैम नेशन स्टेट, भाई नेशन स्टेट्स वो स्टेट्स है, मान लो हम सब लोग हैं, ठीक है, तो हमारे जो एथिक्स हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, हमारा लैंग्वेज मैच कर रहा है, ठीक है, हम जिस भी रिलीजन में फॉलो कर रहे हैं या फिर हमारे जो रिचुअल्स वगैरह वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सेम है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो क्या हम एक नेशन स्टेट बन सकते हैं, यस। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पे शेयर हो रही है, वो सब लोग यहाँ पे एक नेशन स्टेट को क्रिएट कर सकता है, ठीक है, तो वही पॉइंट जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि तुमको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने बताया हुआ है कि 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है, क्यों नहीं हुआ करता था, तो वो आपको पता ही है कि भाई राजाशाही देश चल रहा है, वहां पे तुम्हारा कोई पर्सनल कंसर्न वहां पे देखा नहीं जाने वाला है, ठीक है। नेशन स्टेट का मीनिंग भी बताया, कॉमन लैंग्वेज, कल्चर या तो फिर हिस्ट्री और आइडेंटिटी अगर आप सेम शेयर कर रहे हो तो फिर आप एक नेशन स्टेट जो है वो कहलाओगे। तो कुछ एग्जांपल्स है क्या है, बट तुम्हारी बुक के अंदर इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं है, तो फिर आप सिर्फ इतना ही याद रखोगे कि नेशन स्टेट यहाँ पे क्या होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप की सोसाइटी में अभी तक क्या चल रहा था, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, अभी वो वाला पॉइंट आ रहा है। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, यूरोप के अंदर सिर्फ दो ही क्लास है जो उभर रही है, ठीक है। एक रहेगा आपका एरिस्टोक्रेट्स का क्लास और दूसरा रहेगा आपका पीजेंट्स का क्लास। डिफरेंस है, ऑब्वियसली डिफरेंस है काफी ज्यादा। एरिस्टोक्रेट्स नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, बड़ा नाम है तो पहचान भी इनकी बड़ी रहने वाली है, ठीक है। ये है रिच क्लास, ठीक है। बहुत पैसा, पैसा है तो अल्टीमेटली बहुत सारा पावर भी होगा इनके पास, ठीक है, जो ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे पीजेंट्स को। बट इन्हीं दोनों के बीच में देखो, मैंने ऑलरेडी बताया ये थे एलीट मेंबर, ठीक है, एरिस्टोक्रेट क्लास के, और दूसरे थे पीजेंट्स। बट इनके बीच में 1750s के अंदर क्या होता है, एक नई क्लास का इमर्जेंस। क्यों होता है वो नई क्लास का इमर्जेंस? भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। 1750s के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू किया गया था। अब इंडस्ट्री के अंदर कौन काम करेगा? ऐसा है, ये लोग तो काम करेंगे नहीं, क्यों? पैसा बहुत है, पावर बहुत है, तो किस चीज की जरूरत है, वो क्यों इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे? पीजेंट्स भी काम नहीं कर सकते, क्यों? स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में एक नई ग्रुप जो है वो डेवलप होती है, जो कैसी होती है, मिडिल क्लास। ना बहुत ज्यादा पैसा है, ना बहुत ही कम पैसा है, बीच में है, ठीक है। और इतना पैसा उनके पास था कि वो एजुकेट हो सके, तो इसीलिए इनको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। नाम याद रखना है, बर्थ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। और इनका एक कॉन्सेप्ट था जो वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज ऑफ नेशनल यूनिटी। क्या क्या चीजें थी वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सब्र रखो तुम लोग। चलो पहले डिफरेंस जान लो कि भाई क्या क्या डिफरेंस है, बहुत ही जनरल डिफरेंस है। एरिस्टोक्रेट्स की बात करें तो वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी, बहुत पैसा है इनके पास, ठीक है। उनके पास काफी सारा एस्टेट था, काफी सारी प्रॉपर्टी थी, काफी सारे टाउन हॉल्स थे इनके पास, ठीक है। टाउन हॉल्स कर देना यहाँ पे। सोशली और पॉलिटिकली काफी ज्यादा पावरफुल थे। ऑब्वियस सी बात है, पैसा है मतलब पावर तो उसके साथ साथ में ही तुम्हारे पास आने ही वाला है, ठीक है। तो काफी ज्यादा पावरफुल थे। फैमिलीज इनकी ना एक क्वालिटी तो नहीं बोलूंगी, बट उनका एक तरीका था। वो क्या करते थे कि भाई हम सिर्फ हमारे ओहदे वाले लोगों से ही शादी ब्याह करेंगे, ठीक है। बेटी देंगे भी उनको और बेटी लाएंगे भी उनके ही घर से, मतलब वी विल हैव टू मेंटेन आवर क्लास। उस तरीके की उनकी सोच जो है वो हुआ करती थी। तो जितने भी फैमिली टाइज है, वो मैरिजेस के थ्रू जो भी कनेक्शन बनाते थे वो सिर्फ एरिस्टोक्रेट क्लास के अंदर ही क्रिएट करते थे, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे वो लोग। और इसके अलावा वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से, यानी कि कॉमन वे ऑफ लाइफ में क्या है भाई, पार्टी होती है, ठीक है। बड़ी बड़ी पार्टियां एक दूसरे को थ्रो की जाती है, एक बैठने का उनका तरीका, एक लैंग्वेज का तरीका, ठीक है। आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप दिखावा करोगे, तो वो उनकी थी कॉमन लाइफ यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिस्टोक्रेट्स। दूसरा, पीजेंट्स की बात करें तो ये कौन थे? कर्मचारी, ठीक है। ये वो ऑप्रेस्ड होने वाले लोग थे जिनके पास ना पैसा था, ना स्किल था, ना एजुकेशन था, जिसकी वजह से इनको दबा के एक्सप्लॉइट जो है वो यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। तो पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी, एक भी लैंड है नहीं, जो है वो तो वहाँ पे राजा जो है वो ले जाने वाला है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग इन मेजोरिटी, ये खास चीज है, ये हमें हिस्ट्री में हमेशा देखने को मिलता है। जो लोग मेजोरिटी में होते हैं दबते भी वही हैं, ठीक है। और जो दबाने वाले उनको होते हैं, ऑप्रेस करने वाले होते हैं, वो कम होते हैं क्वांटिटी में, बट क्योंकि उनके पास पैसा और पावर ज्यादा होता है, वो हमेशा मेजोरिटी को यहाँ पे ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। द सेम थिंग हैपेंस विद द एरिस्टोक्रेट एज वेल एज द पीजेंट्स हियर, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस जो है इनके बीच में याद रखने की कोशिश कर लेना। चलो, अब जब अभी हमने बात की कि भाई मिडिल क्लास धीरे धीरे इमर्ज हो रही है, तो उनकी भी तो कुछ डिमांड होनी चाहिए ना भाई। सब लोग अपना अपना डिमांड रखेंगे। इनकी 3 इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी जो तुमको पर्टिकुलरली खास याद रखना ही रखना है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या क्या डिमांड थी? पहला, ऑटोक्रेसी रूल को हटाओ, ठीक है, नहीं चाहिए। हमको बताने वाला कि हमें क्या करना है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा, एबॉलिशन ऑफ क्लर्जिकल प्रिविलेज। भाई क्यों मिलेगा क्लर्जिकल प्रिविलेज, ठीक है। तुम सिर्फ चर्च के अंदर काम करते हो तो तुमको इतनी सारी चीजें मिलेंगी, इतना पैसा, ठीक है। ऐसा नहीं है, उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। उनको जितना बनता है उतना दीजिए। बट आप पीजेंट्स के हक का और दूसरे के हक का अगर उनको लेके स्पून में, ठीक है, सर्व करने की कोशिश करो, दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड हियर, ठीक है। तो क्लर्जिकल प्रिविलेजेस को यहाँ पे हटाने की बात की गई। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है, वोटिंग के थ्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए, यानी कि वोटिंग सिस्टम को यहाँ पे हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, ना कि यहाँ पे ऑटोक्रेसी रूल। तो दीज वर द 3 डिमांड्स। किसने की थी यहाँ पे? तो याद रखना, मिडिल क्लास ने की थी। टू बी मोर प्रिसाइज, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने यहाँ पे की थी, ठीक है। चलो, मिडिल क्लास के बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें हम लोग समझ सकते हैं। नेशनल यूनिटी की बात की, करेक्ट। दे ऑल्सो केम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज लिबरलिज्म।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप उस क्लास के बारे में हमें बताइए, ठीक है, दैट ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यूरोप के अंदर पहली बार लिबरलिज्म के बारे में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई लिबरलिज्म होता क्या है, ठीक है। तो पहले देखो लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म आया कहाँ से, तो ये एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। और अगेन ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई ये जो लिबर वर्ड है, ठीक है, लिबरलिज्म वर्ड है, वो कौन से पर्टिकुलर वर्ड में से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ब्रिटिश वर्ड है, कुछ भी अमेरिकन वर्ड है, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। सो डू रिमेंबर दिस, लैटिन वर्ड से आया है लिबर, और इस लिबर का मतलब क्या है, फ्री, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या है, मैं अगर आपको क्लास में कुछ लिबर्टी दे रही हूँ, मतलब आई एम गिविंग यू सम काइंड ऑफ फ्रीडम हियर। तो यहाँ पे उन लोगों की डिमांड क्या थी, कुछ तरीके की फ्रीडम, क्या क्या चीजों की ये लोग मांग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले उनको चाहिए था पॉलिटिकल फ्रीडम, और उसके साथ साथ में उनको यहाँ पे चाहिए था इकोनॉमिक फ्रीडम। एक एक करके थोड़ा शांति से समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम में उनकी डिमांड क्या थी, भाई फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मैं अगर एक इंसान हूँ, ठीक है, मेरे पास राइट टू प्रिवेसी होनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, तो मैं वो बोल सकती होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दैट इज एन इंडिविजुअल राइट जो मैं एंजॉय कर सकती हूँ। मुझे कहीं पे जाना है तो फिर मैं आराम से जा सकती हूँ कि भाई अब वो एज हो चुका है, अब हम लोग उतने क्या बोलते हैं कि भाई रेडी हो चुके हैं, एडल्टहुड हमारा इतना आ चुका है कि हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो वो सब क्या होता है, एक इंडिविजुअल राइट की तरह हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। तो पहली मांग उनकी ये थी। दूसरा क्या बोला भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो एग्जैक्टली वो लोग वहां पे बोल रहे थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, उनकी सेम डिमांड आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, ठीक है। भाई कानून से पहले यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए, जो ये लोग भी नहीं मानने वाले, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या है, पहले तुम हमको पूछोगे, यानी कि बेसिकली ये लोग थोड़ा डेमोक्रेसी जैसा यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई सिटीजंस ऑफ इंडिया विल बी चूजिंग, दे विल बी गिविंग देयर कंसेंट कि यहाँ पे गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर कौन कौन इंसान बैठेगा और कौन कौन इंसान नहीं बैठेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वो लोग अपनी वोटिंग राइट्स की डिमांड कर रहे थे। तो 3 पॉलिटिकल डिमांड आपको याद रखना है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इसके अलावा गवर्नमेंट बननी चाहिए, बट कैसे, कंसेंट के थ्रू, यानी कि वोटिंग के थ्रू। एक्सेप्शन क्या है, यही वापस से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। क्या, इन्होंने बोला कि राइट टू वोट मिलेगा, राइट टू बी इलेक्टेड, मतलब तुम वोट भी कर सकते हो और तुम इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, बट कौन पार्टिसिपेट करेगा, ओनली टू द मैन ओनिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली चीज, 2 चीजें यहाँ पे गलत जा रही है। पहला तो भाई सिर्फ मेल ही करेंगे, ठीक है, फीमेल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। दूसरा, ऐसे मेल पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि पीजेंट्स अभी भी यहाँ पे कहीं पे भी तुमको दूर दूर तक दिखने नहीं वाले हैं, ठीक है। उनके हक की बात अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है। दीज वर द एक्सेप्शंस यहाँ पे, जो वो थोड़ी बहुत अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, वापिस से यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ के नाम पे कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम में क्या क्या डिमांड रखी थी, तो भाई पहले फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, ठीक है, कि हम किसी के साथ भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं, वी मस्ट बी अलाउड फॉर दैट। दूसरा क्या बोला, रिमूव द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शन है कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ रहा था, ठीक है। आप प्रोडक्ट जितने में खरीद मतलब बना रहे हो, उससे डबल ट्रिपल प्राइस में तो आपको उसको टैक्स के थ्रू ही जाना पड़ रहा है, ठीक है। और उतना पैसा कोई उस चीज के लिए देने भी नहीं वाला है, तो उसमें तो फिर बेसिकली लॉस ही होने वाला है। तो उस चीज को हटाने की यहाँ पे बात की, जो हुआ भी था, कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1834 में जोल्वेरिन, ठीक है। जोल्वेरिन आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। जोल्वेरिन क्या था या फिर कौन थे, ये एक कस्टम यूनियन था जो यूरोप के अंदर बनाया गया था, ठीक है। स्पेसिफिकली बात करूं तो प्रूशिया के अंदर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रूशिया मैंने लिखा हुआ है। व्हाट इज जोल्वेरिन, तो याद रखना इट इज अ कस्टम यूनियन। कहाँ पे बना था, तो प्रूशिया के अंदर बना था। कब बना था, तो 1834 के अंदर इसको बनाया गया था। काम क्या था कि भाई ये जो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन चल रहा है उसको हटाना, ये काम करेंगे, ठीक है। क्या क्या काम करेंगे मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगी। फिर क्या था, यूरोप के अंदर 30 अलग अलग करेंसीज चल रही थी, जो किसने ठीक करवाई, इन्होंने। भाई तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो करेंसी चेंज हो रही है, तो ये तो फिर कितना खतरनाक काम हो गया ना भाई। हर जगह पे हर एक चीज का करेंसी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, वहां की फिर वैल्यू भी चेंज हो सकती है, तो बहुत ज्यादा मतलब टीडियस साइकिल होता जा रहा है, ठीक है। बहुत ही टाइम लग रहा है इन सब चीजों को करने के लिए, तो उससे बेटर क्या रहेगा भाई, 2 ही करेंसी रखो। बहुत मन है तुमको एक से ज्यादा रखने की तो 2 रख लो, दैट्स इट। बट 30 करेंसी से काम नहीं चलेगा, तो इसी से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हट जो है वो गए थे। इसके अलावा भी 2 फीचर्स है जो मैं आगे तुमको बताऊंगी। सो दीज वर द डिमांड, ठीक है। किसने रखी थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने रखी थी। कौन सी 2 फ्रीडम मांगी थी, एक उन्होंने पॉलिटिकल, दूसरा उन्होंने इकोनॉमिकल, ठीक है। तो दोनों के पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे याद रखना है। एंड ऑल्सो दे केम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज लिबरलिज्म। तो वो कहाँ से आया था वो भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो ये जो अभी कस्टम यूनियन जोल्वेरिन की बात की, उन्होंने 3 अच्छे काम किए, ठीक है, मतलब 3 काम किए, अच्छे या बुरे वो तुम लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। पहला क्या, टेरिफ बैरियर्स को हटा दिया। व्हाट इज टेरिफ, टैक्स। तो ये जो
अलग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए टैक्सेस को इम्पोज किया जा रहा था, वो पहली चीज तो पूरी तरीके से हटा दी गई कि भाई नहीं लगेंगे अब कोई टैक्सेस, क्योंकि 5-5 रुपए मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, हर जगह पे अगर 5-5 रुपए का टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा तो फिर बच ही क्या जाने वाला है, उस प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। दूसरा, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज, तो अभी मैंने बताया कि 30 करेंसी पहले हुआ करते थे, अब कितने हो गए, 2 हो गए। अगेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और थर्ड क्या बताया गया, इन लोगों ने रेलवेज को प्रमोट करने की कोशिश की। दो चीजें इससे होगी, फास्ट कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी चीजें ट्रांसफर जो है वो होने वाले। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इसमें अच्छे से पैसा खर्च कर दो, फिर उसके बाद तुमको लॉन्ग टाइम सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, मैनेजमेंट करने की जरूरत है, उसके बाद इतना ज्यादा वर्कलोड जो है वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, और जल्दी जल्दी चीजों मतलब ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा बेटर वे में यहाँ पे हो सकता है। दीज वर द स्टेप्स टेकन बाय द जोल्वेरिन हियर। जोल्वेरिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे तुमको ये सब चीजें जो है वो थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि ये तो मेजर चेंजेस हो गए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आए, तो भाई हमने देखा एरिस्टोक्रेट्स अपना अलग देख रहे थे, ठीक है, पीजेंट्स अलग देख रहे थे, आपके जो मिडिल क्लास थे, ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास है, उनके यहाँ पे अलग डिमांड चल रही है। बट पॉलिटिकली क्या चल रहा है, पॉलिटिकली अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि नेपोलियन आ चुका है, ठीक है, नेपोलियन अपने हिसाब से रूल करने की कोशिश कर रहा है। इनको ये सब चीजें जो मिली है वो मिली नहीं है, ठीक है, ये तो अभी उनकी डिमांड है, ठीक है, उनको ये चीजें अभी तक वो प्रदान नहीं कर दी गई है। तो नेपोलियन की क्या स्थिति चल रही है, तो 1850 अगेन वापस उसी स्टोरी से शुरू करेंगे जहां पे हमने 9th पे स्टॉप किया था, ठीक है। क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, किसके बीच में होता है, तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्टीज है। पहला है प्रैब, ठीक है, प्रैब के अंदर कौन सी कंट्रीज है, तो नाम याद रखना, पहले प्रूशिया है, ठीक है, दूसरा रशिया आएगा, आपको ऑस्ट्रिया याद रखना है, और यहाँ पे ब्रिटेन याद रखना है। ये 4 कंट्रीज एक साथ में मिलकर फाइट कर रही थी। जो कौन थी यहाँ पे, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कैसे लोग होते हैं, कंजर्व करके रखने वाले, मतलब उनको मोनार्की ही चाहिए, ठीक है, उनको नहीं चाहिए कि लोग जो है वो मोनार्की को हटा दे। और नेपोलियन क्या कर रहा था, मोनार्की को हटा रहा था, तो दुश्मन बन गए ऑटोमेटिकली, ठीक है, याद रखना, देवर द कंजर्वेटिव्स, ठीक है। इनको क्या चाहिए था, मोनार्कियल सिस्टम, वो उसी को ही कंजर्व करके रखना चाहते थे, ठीक है, इसीलिए देवर फाइटिंग अगेंस्ट द नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू, जिसके अंदर फाइनली नेपोलियन जो है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि डिफीट हो जाता है इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर, ठीक है। कंजर्वेटिज्म के यहाँ पे मैंने 3 फीचर्स बताने की कोशिश की है। ओल्ड स्कूल है, मतलब वो स्कूल वाला मत सोचना, ठीक है, हम लोग जैसे ओल्ड स्कूल लवर टाइप की बात करते हैं ना, वैसा वाला ओल्ड स्कूल है, वही पुराने जमाने में जो चीजें चल रही थी उसी को फॉलो करवाने वाले लोग हैं ये। दूसरा क्या, ओल्ड ट्रेडिशंस एंड बिलीफ, अभी भी वही ऑर्थोडॉक्सी जो है इनके माइंड में चल रही है, वही सोच जो है जारी है इनके मन के अंदर। और तीसरा, अभी तक ये क्या कर रहे हैं, मोनार्की को यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्टोरी वापस थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले थोड़ा ध्यान से वापस से रिकॉल कर लेते हैं। फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस में पहले क्या था, मोनार्की था, फिर उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, फिर रिपब्लिक हुआ, ठीक है। मांड वो थोड़ा रिपब्लिक हुआ था कि नेपोलियन की एंट्री हो जाती है 1799 के अंदर, ठीक है। 1799 में वो भाई साहब जैसे ही आते हैं वापस से मोनार्की जैसा ही सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, नाम का रिपब्लिक बट ओरिजिनली वो था नहीं, ठीक है। तो वो जैसे ही हटते हैं तो फिर क्या होता है, 1815 के अंदर वापस से मोनार्की सिस्टम को ये लोग इंस्टॉल कर देते हैं। क्यों, नेपोलियन की यहाँ पे हार हो जाती है और वहां पे वापस से मोनार्की सिस्टम को एस्टैब्लिश जो है वो करवा दिया जाता है, ठीक है। अब कंजर्वेटिव्स पावर में आ चुके हैं, क्यों, नेपोलियन हार गया है, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर वो पर्टिकुलर नेपोलियन हार गया। तो अब जो कंजर्वेटिव्स थे यानी कि जो प्रैब कंट्रीज थे वो यहाँ पे कुछ अपनी डिमांड रखना शुरू करते हैं। डिमांड क्या भाई, फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली वो फॉलो ही करवा रहे हैं। क्या क्या चीजें फॉलो करवा रहे हैं, सबसे पहला रिस्टोर्ड मोनार्की, बर्बन डायनेस्टी का जो भी राजा, भाई जो भी राजा तुम्हारे में जिंदा है तुम आ जाओ और यहाँ पे रूल करना शुरू कर दो। बर्बन डायनेस्टी को वापस से यहाँ पे रीइंस्टॉल कर दिया जाता है। दूसरा, रिस्टोर द पावर ऑफ द चर्च, क्लर्जी, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लर्जिकल चीजों को हटा देना चाहिए, वो वापस से पावर में आ गए, ठीक है, उनको अभी भी उतना ही पैसा मिलेगा, उतना ही औहदा मिलेगा मिलेगा तुम भले कहीं पे नाली में मर जाओ, ठीक है, तुम पीजेंट्स हो, तुम यही डिजर्व करते हो। बाकी चर्च के अंदर काम करने वालों को तो यहाँ पे बहुत पैसा और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। नोबल्स और क्लर्जी वो वापस से यहाँ पे पावर में आ चुके हैं। ब्रॉड बैक द सोशल हायरार्की, जो भी चल रहा था सोशल हायरार्की, स्टैंडर्ड 9th याद करना, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, पहले नोबिलिटी, ठीक है, दूसरा क्लर्जी, और तीसरा आपके पीजेंट्स आते थे, या तो फिर जो भी नॉर्मल पीपल थे उन लोगों को थर्ड स्टेज के ऊपर रखा जाता था। दैट हायरार्की वाज अगेन री इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस,
इसके अलावा री एस्टैब्लिश द ऑटोक्रेसी, ऑब्वियस सी बात है भाई, मोनार्की आ गई है तो वो जो भी बोलेंगे वो हमको मानना पड़ेगा। और लास्ट क्या है, अडॉप्टेड द सेंसरशिप। भाई अब तुम जाके बताओ, ठीक है, मोनार्की के अगेंस्ट में गए थे, ठीक है, तो उसकी वजह से तो ये सब कांड हो गया कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, लोगों को एक मौका मिल गया बोलने का, अब नहीं होने देंगे, ठीक है, सेंसरशिप लगा के ही रखेंगे। अगर कभी तुम हमारे अगेंस्ट में जाने की कोशिश करोगे तो उसके बदले में जितना जो पनिशमेंट बन रहा है वो तुमको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्या सिर्फ इतना ही हुआ? नहीं, बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर क्योंकि वो प्राप कंट्रीज जीती थी, ठीक है, उन्होंने जितने भी एरियाज जीते थे वो अपने पापा की कंट्री समझी उन्होंने, ठीक है, और उसको अपने पापा की कंट्री समझ के आपस में बांटने लगे कि भाई 4 लोग जीते हैं ना, इतना हिस्सा तू रख, इतना तू रख, इतना तू रख और इतना मैं रखती हूँ। इस तरीके से देवर डिवाइडिंग। तो ये एक ट्रीटी हुई ना कि भाई हम लोग अपने बीच में आपस में चीजों को बांटने की कोशिश करें। यस, दिस इज एन ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी हुई थी? वाटरलू के बैटल के बाद में। तो याद रखना, दिस इज ट्रीटी ऑफ वियन्ना, ठीक है। वियन्ना आपको पता है, अगेन थोड़ा स्टैंडर्ड 9th के अंदर जाना, वियन्ना कांग्रेस करके एक पूरी पार्टी जो है वो वहां पे बनी हुई थी, ठीक है। अब होस्ट कौन करता है? ये जो पूरी ट्रीटी यहाँ पे साइन की जा रही है, एक अलग सा ही यहाँ पे माहौल क्रिएट कर दिया गया है। कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रख रहा है? भाई इनका नाम याद रखना है। क्या है नाम? ड्यूक मेटरनिच। क्या नाम है उनका? ड्यूक मेटरनिच। ये नाम वापस से बार बार रिपीट होने वाला है। क्यों? ये इंसान ऐसा है जिसको टिप्पणियां देने में बहुत मजा आता है, ठीक है। भाई वर्ल्ड में ये चल रहा है, चलो एक बात कह देते हैं, ठीक है। भाई हमारे स्टेट में ये चल रहा है, चलो एक बात कह देते हैं। तो हर चीज में इनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोलने की आदत रहती है। तो इन्होंने काफी सारी बातें बताई हुई। अब ये था कौन बेसिकली, वो हमें जानना मतलब इंपॉर्टेंट है। तो कौन था ये? तो ड्यूक मेटरनिच कौन थे? तो ऑस्ट्रियन चांसलर, जो प्रैप के कंट्रीज में से ए था, ठीक है, ऑस्ट्रिया, उसके ये चांसलर थे। और ये कहीं ना कहीं हेड कर रहे थे पूरे के पूरे मीटिंग को जिसके अंदर ये ट्रीटी को साइन किया जा रहा था, ठीक है। तो क्या क्या हुआ? तो साइन बाय प्रैप, ठीक है, उन्होंने मिलकर यहाँ पे साइन कर दिया। दूसरा क्या किया? जितने भी चेंजेस थे, यानी कि नेपोलियन ने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी वो सबको हटा दिया एक्सेप्ट वन। वो एक जो है वो कौन सा है वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग ट्रीटी ऑफ वियन्ना के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा क्या है? सेटलमेंट ऑफ यूरोप। सेटलमेंट ऑफ यूरोप का मतलब क्या है मैम? अभी तो बताया, जो बंटवारा चल रहा है ना अपने अपने घर में कि भाई हम इतना ले लेते हैं, तुम इतना ले लो, दैट इज नोन एज सेटलमेंट। कि भाई अपने अपने हिसाब से ये लोग यहाँ पे बांटने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ सेटलमेंट ऑफ यूरोप के अंदर? क्या क्या चीजें एक दूसरे के बीच में बांटी गई? तो ये चीज है, क्या है? सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, जो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुकी हूँ। कहाँ पे किया गया? फ्रांस में, ऑब्वियसली फ्रांस में ही था बर्बन डायनेस्टी, ठीक है। तो उसको वापस से रीइंस्टॉल कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। सेकंड क्या बताया? सीरीज ऑफ स्टेट वेर सेटअप अलोंग द फ्रांसिस बॉर्डर टू प्रिवेंट द फ्यूचर एक्सपांशन। फ्रांस के ऊपर वापस कोई ऐसा नेपोलियन जैसा आदमी आके वहां पे मोनार्की सिस्टम को हिलाने की या फिर निकालने की बात ना करे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया? उसके आसपास में खुद के जो स्टेट्स है उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया ताकि हम उस पर नजर रखें कि कोई भी इंसान यहाँ पे आके इन लोगों को वापस से वो जगराता या फिर जगाने की कोशिश जो है वो ना कर सके। थर्ड क्या किया? प्रूशिया पूरी तरीके से दे दे। किसको? प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर। क्यों? ताकि वो हमारे कंट्रोल में जो है वो रह सके, बेसिक, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भाई ऑस्ट्रिया वॉज गिवन टू द कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, ठीक है। नॉर्दर्न इटली मतलब खुद का है ऐसा समझ के, नॉर्थ इटली का जितना भी पार्ट है वो किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को। कि भाई तू रख, तूने बहुत मेहनत की है तो तू इतना ले ले, ठीक है। फिर क्या रशिया को क्या मिला? तो पोलैंड वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो रशिया को मिल गया। ये पोलैंड वाला हिस्सा याद रखना। क्यों? पॉलिश लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम लोग रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे ना, अभी एक टॉपिक आएगा। तो वो रोमांटिसिज्म के अंदर यहाँ पे पॉलिश भाषा के बारे में हम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें जाननी रहेंगी। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस, पोलैंड वॉज गिवन टू रशिया अंडर द ट्रीटी ऑफ वियन्ना, ठीक है। तो वो सेटलमेंट के अंदर उनको मिल गया था। एक चीज अनचेंज्ड थी, जो नेपोलियन ने की थी उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया गया। वो क्या था? 39 स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, जर्मन कॉन्फेडरेशन को तोड़ दिया था उन्होंने, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो वो जो 39 कॉन्फेडरेशंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया था उसको सेम टू सेम रखा गया, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, उस फीचर को यहाँ पे अंडू नहीं किया जाता है। तो ये इतनी चीज है आपको ट्रीटी ऑफ वियन्ना के अंदर याद रखना है। अगेन ट्रीटी ऑफ वियन्ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपके बोर्ड्स के अंदर ये चीज आपको पूछी जा सकती है। अब वही है कि भाई कंजर्वेटिज्म जीत गया है, लिबरल्स बेचारे पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, इनका नामो निशान जो है वो यहाँ पे मिटा दिया गया है, ठीक है। तो लिबरल्स क्या हमेशा के लिए चुप रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। कंजर्वेटिव्स के सामने डायरेक्टली जाना इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो अभी पावर में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग तुमको दबाएंगे, ऑप्रेस करेंगे और तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तो अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, सीक्रेट सोसाइटीज को डेवलप करेंगे। मतलब
सीक्रेटली ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। हम जो अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो तो हम पहुंचा के ही रहेंगे, बट उन लोगों के सामने आए बिना। तो दैट डेवलप्स द सीक्रेट सोसाइटीज हियर। कौन कौन थे जिन्होंने यहाँ पे काम किया था? सबसे पहले देखो, लिबरल स्टार्टेड फॉर्मिंग द सीक्रेट सोसाइटी। क्या एम के साथ सीक्रेट सोसाइटी यहाँ पे डेवलप की? पहला, हम लोग मोनार्की को अपोज करेंगे। भाई मोनार्की को अपोज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, तो वो अपोज करेंगे। दूसरा, ऑटोक्रेटिक रूल को। ऑब्वियस सी बात है, मोनार्की हट जाएगा तो हमारे ऊपर कोई दूसरा आके भी तो राज कर सकता है ना। नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं होने देंगे, हम किसी की बात यहाँ पे नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे? इटालियन रिवॉल्यूशनरी की एक बात की है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके ऊपर ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड्स आपको पूछता है, ये पर्सनैलिटीज के बारे में। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज आपको दी गई है, उन सब पर्सनैलिटीज पे आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ कि वो इंसान कैसा था, उसकी पोजीशन क्या थी, तो वो सब चीजें थोड़ी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नाम दिया गया अबाउट द गिजिपी मजीनी, ठीक है। कौन थे ये गिजिपी मजीनी? गिजिपी मजीनी जो है वो यहाँ पे इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। भाई इतने खतरनाक रिवॉल्यूशनरी थे कि बहुत ही कम एज में, ठीक है, आई थिंक 21, आपकी बुक के अंदर ये चीज़ दी ही होगी कि 21 ईयर्स के जब ये हुआ करते थे, इनकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से तंग आके, ठीक है, इनको जेल में भी डाल दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेवल पे ये अपनी रिवॉल्यूशन एक्टिविटी को चला रहे थे। तो इनका थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया कि बॉर्न कब उनका हुआ था। तो जीनियो के अंदर बॉर्न हुआ था और 1807 के अंदर हुआ था। तो इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज को डेवलप किया था। दोनों नाम याद रखने हैं। कौन से? पहला नाम था यंग इटली, ठीक है, कहाँ पे था? तो वो मर्सिलीज के अंदर। और दूसरा यंग यूरोप, जो कहाँ पे था? बर्न के अंदर। नाम दोनों याद रखने, और कहाँ पे इस चीज को डेवलप किया गया था वो भी याद रखना। वापस बता रही हूँ, इटालियन रिवॉल्यूशनरी, नाम आपको याद रखना है गिजिपी मजीनी, और इसके अलावा 2 सोसाइटीज डेवलप की थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ओके, मैंने अभी बताया था ड्यूक मेटरनिच, ठीक है, उसको बहुत शौक था ये सब चीज़ों में बोलने के लिए। यहाँ पे उन्होंने एक टिप्पणी दी थी। क्या टिप्पणी दी थी? ड्यूक मेटरनिच ऐसा बोलते थे, ही मतलब कौन? मजीनी, ठीक है। ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। आर मतलब भाई तुम कहां से बिलोंग करते हो? यू बिलोंग टू द कंजर्वेटिव वाला पार्ट, ठीक है। तो तुम्हारे कंजर्वेटिज्म के लिए, यानी कि हमारे उनके कंजर्वेटिज्म के लिए, वो क्या मानते थे? बहुत ही डेंजर, खतरनाक मानते थे। किसको? मजीनी को। तो उन्होंने ये सही बोला था, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कंजर्वेटिव्स को ऐसा लग रहा था ना कि भाई सब शांत हो चुका है, ठीक है, तूफान अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उनको ये नहीं पता था सीक्रेटली बहुत सारी चीजें अभी भी चल रही है अगेंस्ट देम, ठीक है, क्योंकि अभी भी हम देखेंगे ही ना कि नेशनलिज्म तो अगेन वापस से आने ही वाला है। तो वो कैसे आ रहा है? इन लोगों के थ्रू यहाँ पे आने वाला है। तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे आता है रिवॉल्यूशन। कैसा रिवॉल्यूशन? एज ऑफ रिवॉल्यूशन। क्यों बोल रहे एज ऑफ रिवॉल्यूशन? भाई यूरोप के अंदर धड़ाधड़, ठीक है, मतलब एक के बाद एक, हर एक जगह पे अलग अलग तरीके के रिवॉल्यूशंस जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो भाई कैसे कैसे इसमें होता क्या है बेसिकली? अब लिबरल्स और नेशनलिस्ट ये दोनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा इसीलिए बताया, कंजर्वेटिव्स अलग हैं, लिबरल्स अलग है, ठीक है। लिबरल्स के आइडियाज यहाँ पे क्या है? वो नेशनलिस्ट बनने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। कहाँ पे हुए रिवॉल्यूशन? तो ये इतनी जगह पे। कहाँ पे? तो जर्मनी में हुआ, पोलैंड के अंदर हुआ, इटली के अंदर हुआ, ओटोमन एम्पायर के अंदर यहाँ पे होता है, और इसके अलावा ब्रिटेन के अंदर होता है। क्या सब सक्सेसफुल रहे? यस, ऑलमोस्ट सारे के सारे सक्सेसफुल रहे। कुछ यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है यहाँ पे? तो भाई टोटल तुम्हारी बुक के अंदर, ठीक है, एक इतना सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें तीनों के तीनों रिवॉल्यूशन को आपको अच्छे से समझा दिया गया है। पहला रिवॉल्यूशन कौन सा है? जुलाई रिवॉल्यूशन। मैम जुलाई रिवॉल्यूशन जुलाई मंथ में हुआ था, इसीलिए इसको जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ? तो भाई इनकी कॉपी करके, ठीक है, इनकी कॉपी करके अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स नाम की जो इलाका है वहां पे भी एक अपराइजिंग जो है वो शुरू हो जाता है। और तीसरा कहाँ पे हुआ? ग्रीक इंडिपेंडेंस। भाई इन लोगों ने तो ऐसा रिवॉल्यूशन किया कि उनको इंडिपेंडेंस ही मिल गया, ठीक है। तो कितना बड़ा बड़ा ये रिवॉल्यूशनरी हुआ। यहाँ पे जुलाई रिवॉल्यूशन पहला रिवॉल्यूशन हुआ जो था वो हो रखा था, ठीक है, इसलिए मैंने ABC इस तरीके से ही मार्क किया है कि पहले जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, फिर ब्रुसेल्स के अंदर हुआ, और फिर वहाँ पे ग्रीक इंडिपेंडेंस जो है वो मिल जाता है। जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ था? फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो ड्यूक मेटरनिच को इस पे भी कुछ ना कुछ बोलना था, ठीक है, बहुत वेल्ले थे वो। तो उन्होंने क्या बोला? व्हेन फ्रांस स्नीजेस, ठीक है, ये याद रखना किसने बोला है और किसके लिए बोला है, दोनों ही याद रखना। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड। रिवॉल्यूशन की शुरुआत, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत यूरोप के अंदर हुई, ठीक है। उनसे प्रेरणा लेके, इंस्पिरेशन लेके बाकी की जो कंट्रीज है वो भी वहां पे रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब फ्रांस के अंदर जो भी चीज होगा उसको लोग कॉपी करेंगे और अपनी अपनी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट करने
करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ और जैसे ही वो सक्सेसफुल हुआ, लोगों को आइडिया आया कि भाई फ्रांस ने ऐसा किया है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उन लोगों ने यहाँ पे अलग अलग रिवॉल्यूशंस करने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, लेट अस नो इन डेप्थ कि भाई इन रिवॉल्यूशंस के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हुई थी। तो मैंने आपको यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे मतलब पर्टिकुलर नोट्स के अंदर तुमको बता दिया, तो तुम इतना याद रखो, बाकी टेक्स्ट बुक के अंदर अच्छे से देख लेना। सेंटेंस फॉर्म करके यहाँ पे तुम लिख लोगे तो आराम से यहाँ पे तुमको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। पहला क्या है, जुलाई रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1815 के अंदर, कंजर्वेटिव्स को हराने के लिए। ठीक है, दे थ्रोड बाय द लिबरल्स, बोलने का मतलब क्या है 1815 के अंदर। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे डेट कुछ गलत है, वो एक बार चेक कर लेना। तो बर्बन डायनेस्टी को यहाँ पे हटाने की बात की गई थी। लिबरल्स, अभी हमने पता है पहले देखा कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स पावर में आ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 1839 आना चाहिए, प्लीज डू चेक दिस। एक बार देख लेना ये अच्छे से। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करो। कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, अब कंजर्वेटिव्स पावर में थे। लिबरल्स कहाँ गए? लिबरल्स चले नहीं गए थे, वो छुप छुप के सीक्रेट सोसाइटीज को डेवलप कर रहे थे। कभी तो कम बैक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कम बैक होता है। ठीक है, कब होता है? 1839 के अंदर आई गेस उनका कम बैक जो है वो होता है। क्या होता है? ये पर्टिकुलर जो कंजर्वेटिव्स थे इनको फेंक दिया इन्होंने। ठीक है, पूरी तरीके से दे वर थ्रोन्ड अवे, उनका पूरा का पूरा जो रूल है वहां से निकल जाता है। तो कुछ नहीं, तो ये हो गया आपका जुलाई रिवॉल्यूशन। दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग जो कि जुलाई रिवॉल्यूशन में हुआ। क्यों जुलाई रिवॉल्यूशन? क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई चल रहा था जब ये रिवॉल्यूशन हुआ, कंजर्वेटिव्स को लात मार के यहाँ से फेंक दिया गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुलाई रिवॉल्यूशन। ओके, इनकी देखा देखी में ब्रुसेल्स को समझ में आया कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, उनको भी चुल मची, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बेल्जियम ब्रोक अवे। ठीक है, पूरा का पूरा तोड़ ही दिया, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे अंडर में। क्या बोला? बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड। पहले इनके साथ समक्ष में रह रहे थे, अब उनको ये चीज चेतना जाग गई है कि भाई नहीं, हम इनके अंडर में नहीं रह सकते हैं, ये हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, ऐसा अपराइजिंग हुआ कि वो अलग हो भी लिए। ठीक है, तो ये भी एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पे रिवॉल्यूशन का हो जाता है। फिर तीसरा, भाई वो भी देखा देखी में बोले कि भाई हम भी करेंगे। ठीक है, हमें भी बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, तो हम भी नहीं सहेंगे, हम भी फ्रांस की तरह रिवॉल्यूशन करेंगे। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। होता क्या है यहाँ पे? पहले यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है, पहले वो समझना। ग्रीस जो है, ठीक है, ग्रीक पीपल है, ग्रीस यहाँ पे नाम है कंट्री का। ग्रीस जो है वो पहले ओटोमन एम्पायर के अंडर में आया करता था। ठीक है, अब क्या होता है? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है किसको? ग्रीक को। ठीक है, ग्रीक सिविलाइजेशन जो है उसको क्रेडल यानी कि शुरुआत हुई थी, यूरोपियन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई। जैसे हमारे यहाँ पे इंडस वाली सिविलाइजेशन है, वैसे वहां पे यूरोपियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो उसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं ग्रीक कल्चर से हुई थी, तो इसीलिए उसको यहाँ पे क्या बताया गया? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अगेन इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू किया। कब शुरू किया? डेट आपको याद रखनी है, 1821 में शुरू किया। खत्म कब होता है? 9 साल लग जाते हैं उनको। ठीक है, ये फाइट करने में, इस रिवॉल्यूशन को एक सक्सेसफुल यानी कि सही अंजाम देने में ऑलमोस्ट इनको 9 ईयर्स लग जाते हैं, 1830। ठीक है, बट वो तो चलो रिवॉल्यूशन तो खत्म हो गया, बट उनको ग्रांट कब मिला? एक ट्रीटी कब साइन हुई? ट्रीटी का नाम याद रखना है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, और वो कब उनको ये पर्टिकुलर ट्रीटी के थ्रू उनका जो भी सामान है वो उनको मिल जाता है, तो याद रखना 1832 के अंदर ये पर्टिकुलर चीजें जो है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, दीज वर 3 इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस जो तुमको पर्टिकुलरली यहाँ पे याद रखने रहेंगे, क्योंकि ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फेवरेट टॉपिक, ठीक है, रोमांटिसिज्म। अब वो रोमांटिसिज्म जो तुम रोमांटिसिज्म सोच रहे हो वो रोमांटिसिज्म नहीं है। क्या ये वो वाला रोमांटिसिज्म है जिसमें लला लला ऐसा आता है? नहीं, ये वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं है। ये वो रोमांटिसिज्म है जिसके अंदर तुम्हें लोगों के अंदर फीलिंग को डेवलप करना है। मैम कैसी फीलिंग? लव वाली फीलिंग। तो वो तो रोमांटिक नहीं, वो वाला रोमांटिक नहीं, नेशनलिज्म वाला। ठीक है, फीलिंग कैसी लानी है? नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म क्या होता है? प्यार लाना है, प्राइड लाना है, बट किसके लिए लेके आना है? नेशन के टूवर्ड्स द फीलिंग। ठीक है, जो नेशनलिज्म की है वो लोगों के अंदर अराइज करवाना, दैट इज नोन एज रोमांटिसिज्म। सो दिस इज नॉट दैट ला 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 ला। चलो, रोमांटिसिज्म है क्या? कल्चरल मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, क्या है? दिस इज द डेफिनेशन। इट इज, रोमांटिसिज्म इज बेसिकली फीचर जिसके अंदर यू आर गोइंग टू डेवलप द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स विद इन द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? हम ग्लोरी जो साइंस एंड रीजन है उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं? इमोशंस को, मिस्टिकल फीलिंग को जो आपके दिल के अंदर आ रहा है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस को, इन सबको हम लोग यहाँ पे फेवर करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी थी, तो एक नाम तुमको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? जॉन बाई थे।
ठीक है। जॉन बाय थे, वो एक बार तेल के पास जा रहे थे, तेल में उतर गए, ठीक है, सन बहुत था तो वो फ्राई हो गए। तो नाम याद रखना, जॉन गॉट फ्राइड, ठीक है, जॉन गॉट फ्राइड, और वो हर्डर थे। तो जॉन गॉट फ्राइड हर्डर ने यहाँ पे दो चीजों के बारे में बताया, एक डास वॉल्क, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है वॉल्क जिस्ट। इसका मीनिंग तुमको स्पेसिफिकली याद रखना है। यहाँ पे डास वॉक का मतलब क्या है, ट्रू जर्मन कल्चर टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। ये रोमांटिसिज्म के फीचर्स है जो तुमको याद रखना है, ठीक है। तो पहला उन्होंने बोला कि भाई हमें लोगों के मन में इस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में चीजों को डिपिक्ट जो है वो करना चाहिए, अराइज जो है वो करना चाहिए। दूसरा, वॉक जिस्ट के थ्रू वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ठीक है। हम इस नेशन में रह रहे हैं तो हमारी यहाँ पे क्या क्या चीजें उनकी तरफ, नेशन की तरफ बनती है, वो सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन जो है वो किया गया है, ठीक है। किस तरीके से हम रोमांटिसिज्म को यहाँ पे बता सकते हैं, एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा ना कि भाई आपने कैसे कैसे यहाँ पे रोमांटिसिज्म को डेवलप जो है वो करवाया है। तो मैंने तुमको बताया था अभी पोलैंड के बारे में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना जब पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था पोलैंड को याद रखना, किसको मिल गया था पोलैंड, वहां पे रशिया को मिल गया था, ठीक है। तो वहां पे होती है यहाँ पे रोमांटिसिज्म की शुरुआत। क्या ये सक्सेसफुल रहा था? नॉट दैट मच, ठीक है, बट कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म की फीलिंग तो लोगों के बीच में चल ही रही थी। तो क्या बताया हुआ आपको, पोलैंड था, ठीक है, वो पार्टीशन हो गया था, बट स्टिल नेशनलिस्ट फीलिंग ऑफ पॉलिश पीपल, ठीक है। पोलैंड के लोगों को कौन से नाम से बुलाया जाता था, पॉलिश पीपल, केप्ट ऑन अराइजिंग, कैसे, भाषा के थ्रू, ठीक है। दे वर क्वाइट कनेक्टेड टू देयर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे होता क्या है, कैरोल कर्पिंस्की का नाम आपको बताया गया, जो अगेन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू रिमेंबर हिज नेम, ठीक है। वो म्यूजिक एंड ओपेराज लिख रहे थे, मतलब म्यूजिक बना रहे थे, ओपेराज सिंगिंग बताओ ना, वो जो अलग तरीके, अभी मैं गा के नहीं सुना सकती, ठीक है। तो वो म्यूजिक और ओपेरा वगैरह की इन्होंने शुरुआत की, जिसके अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने की कोशिश कर रहे थे लोगों के बीच में। तो ये कर्पिंस्की का नाम जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। रशिया डोमिनेट कर रहा था किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर। ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज देखी हुई थी। वो लोग क्या कर रहे थे, पॉलिश लैंग्वेज को थ्रोन आउट करना चाहते थे। भाई तुम अब रशिया के कंट्रोल में हो ना, तो रशियन ही बोलोगे, ठीक है। अब तुम अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको तुम लेके नहीं आ सकते हो, बट वो लोग नहीं मान रहे थे। पोलैंड के लोगों की भाषा है भाई, दे आर कनेक्टेड टू देयर लैंग्वेज, वो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसको। तो पॉलिश पीपल रिवॉल्टेड, ठीक है। कैसे रिवॉल्ट किया, ऑल दो द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस, भाई बोल रहे थे, ठीक है, बोल रहे थे भाई, जब भी वो चर्च पे मिल रहे थे, या फिर उनका अगर कोई अपना ही एक वो मेल मिलाप वाला समाज में होता है ना, ऐसा हम लोगों का समाज का कुछ फंक्शन चल रहा है, तो पॉलिश पीपल का अगर कोई समाज का ऐसा फंक्शन चल रहा है तो दे यूज टू स्पीक इन पॉलिश लैंग्वेज विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय हिम, ठीक है। कौन यहाँ पे, रशियन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। रशिया को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने इस रिवॉल्ट का बहुत ज्यादा सप्रेशन जो है वो करना यहाँ पे शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल जो आपको लिखना रहेगा। तो मैं वापस बता रही हूँ, रोमांटिसिज्म के अंदर आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। पहला आपको लिखना है उसका डेफिनेशन, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में, जो उन्होंने दो चीजों के बारे में दो चीजें इंट्रोड्यूस की थी, उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे बता देना। लैंग्वेज के थ्रू किस तरीके से यहाँ पे जनरेट किया जा रहा था, तो एक आप कर्पिंस्की का नाम याद रखोगे, जिन्होंने म्यूजिक और ओपेरास के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग यानी कि रोमांटिसिज्म को फैलाने की कोशिश की। और दूसरा आप लैंग्वेज के थ्रू याद रखोगे, जो रशिया के अंदर पॉलिश पीपल जो है वो यहाँ पे इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब वो टाइम आता है, मतलब थोड़ा अभी तक थोड़ा बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, अब थोड़ा बुरा टाइम भी आएगा, ठीक है। बुरा टाइम कैसा था, 1830s, ठीक है। क्या ऐसा तो क्या बुरा चल रहा था भाई, बहुत कुछ चल रहा था एक साथ। ऐसा होता है ना कि भाई सारा दुख दर्द पीड़ा भगवान ने एक ही बार में आपके लाइफ में डाल दिया, वैसा ही सेम सिचुएशन अभी यूरोप के अंदर चल रहा है। क्यों ऐसा, तो क्या हुआ भाई, हर चीज देखो, इकोनॉमिक हार्डशिप, पहले तो भाई पैसे का बहुत नुकसान, ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल पे। उसी टाइम में पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है भाई, पैसा है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, खिलाएंगे पिलाएंगे क्या उनको, ठीक है। अर्निंग कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसा होगा, तो भाई इकोनॉमिक हार्डशिप है, पॉपुलेशन, पॉप एन जो है वो यहाँ पे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। बट क्या उतना हम लोगों को मिल पा रहा था, नहीं। क्यों नहीं मिल पा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा फैलती जा रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, काम कम है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ही फैलाएगा ना। और वैसे भी अगर हम देखें कि फूड डिमांड इंक्रीज हो रही थी, तो उसमें और भी तो कुछ हुआ होगा। हाँ, उस टाइम पे बैड हार्वेस्ट हुआ था, मतलब जो भी फसल उगाई गई थी वो अच्छे से हार्वेस्ट नहीं हो पाई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हंगर तो आपको देखने को ही मिलेगा। कुछ लोग जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, खाना कम है, लोग ज्यादा है, जो ज्यादा पैसा देके खरीद
खरीदेगा उसको वो चीज़ मिल जाने वाली है, ठीक है। तो उसमें कुछ ही लोगों ऑफ दैट सोसाइटी, उन लोगों को मिल रहा था, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा था। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी आपको वैसे ही बताया गया, हंगर, हार्डशिप्स, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। बैड हार्वेस्ट हुआ, प्रॉब्लम और ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है। सिचुएशन पहले से ही वर्स थी, बट यहाँ पे बैड हार्वेस्ट की वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा गंदी हो जाती है। फ्रांस के अंदर लुइस फिलिप जो थे वो यहाँ पे भाग जाते हैं, ठीक है। उनके जो मेन लीडर थे वो यहाँ पे से भाग लेते हैं, ठीक है। ही फ्लेड अवे। फिर क्या होता है, तो वो भाग लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। यस, उन्होंने किया, क्या किया, नेशनल असेंबली को सेटअप किया, ठीक है। और उन्होंने बोला क्योंकि ये जो इंसान जो हमको संभाल रहा था वो तो भाग लिया है, अब हमारे हाथ में है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम अपने आप को रिपब्लिक घोषित करेंगे, ठीक है। अब हम लोग किसी के अंडर में काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ फीचर्स हैं जो वो लोग नेशनल असेंबली के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। पहले क्या बोला, सफरेज। व्हाट इज सफरेज मैम? सफरेज मींस राइट टू वोट, ठीक है। तो राइट टू वोट कहाँ पे, किन किन लोगों को मिला? हर एडल्ट को। बट एडल्ट कैसे मैम? मेल्स, ओनली मेल्स, ठीक है। ओनली एडल्ट मेल जो हैं, जो 21 ईयर्स के अबव हैं, उनको यहाँ पे राइट टू वोट जो है वो दिया गया कि आप नेशनल असेंबली के लिए यहाँ पे वोटिंग जो है वो कर सकते हो। और दूसरा, राइट टू वर्क गारंटी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम था ना अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, राइट टू वर्क की गारंटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ये दो फीचर्स विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों? यहाँ से अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया ना तो सर खुजाते रह जाओगे कि एग्जैक्टली ये कौन से पर्टिकुलर पार्ट में से हमको पूछा गया है, ठीक है। तो ये स्लाइड तुम्हारे लिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा भी कुछ रिवॉल्यूशन हुए थे। हाँ, एक आपको एपिसोड याद रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेसिया एपिसोड। सिलसिला मत लिख के आना, ठीक है। इट इज नॉट सिलसिला, इट इज सिलेसिया एपिसोड। हुआ क्या था सिलेसिया एपिसोड के बीच में? पहले तो ये एपिसोड किन किन लोगों के बीच में हुआ था? वीवर, जो काम करने वाले हैं, ठीक है, और रहेंगे आपके कॉन्ट्रैक्टर जो इनसे काम करवाते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? अब देखो होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर उनको रॉ मटेरियल देता है, ठीक है। उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वो कुछ यहाँ पे वीविंग वूविंग करते हैं और फिर वो जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे वापस जो है वो दे देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? तो फिर सिलेसिया एपिसोड यहाँ पे होता क्यों है? लो वेजेस की वजह से, ठीक है। काम ये कर रहे हैं, ठीक है, तुम तो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो। अब जितना उनका हक बनता है उतना पैसा तो उनको मिलना चाहिए ना। दे वर नॉट प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेजेस व्हाट दे वर डिजर्विंग एक्चुअली, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होता है। तो इंसिडेंट हुआ क्या, बहुत ज्यादा ये तिलमिलाए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में थे ये लोग। तो एक बार इनके मन में ऐसा सोच आता है, चलो ठीक है क्या करना है, यहाँ पे रिवॉल्यूशन कर ही डालते हैं, ठीक है। हम लोग अब प्रोटेस्ट कर देते हैं इन लोगों के खिलाफ, ताकि इनको समझ में आए कि हमको पैसा हमें ज्यादा जो है वो देना चाहिए। तो इंसिडेंट में होता क्या, 4 जून को, ठीक है, 2 बजे दोपहर के, भरी दोपहरी में 2 बजे ये लोग निकलते हैं। कहाँ? वीवर मार्च टुवर्ड्स द मैसन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, जहां पे वो रहते हैं, ठीक है, वहां पे चले गए सीधा और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उनके घर के अंदर जो भी चीजें थी उसको तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। उनके विंडो, झरोखे, बारियां, दरवाजे, सब चीजों के ऊपर यहाँ पे तोड़फोड़ जो है वो करना शुरू कर दिया। अब क्या ऐसी सिचुएशन में वो लोग ऐसे मस्त बैठेंगे तो नहीं कि कोई नहीं आ जाओ मार दो हम लोगों को, खत्म ही कर दो। तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं, ठीक है, भाग के कहीं ना कहीं तो जाएंगे। यस, तो वो यहाँ पे क्या जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स फ्ली अवे टू नेबरिंग विलेज, आसपास में जो भी जगह दिख रही है वहां पे चले गए। बट वो विलेज वालों ने बोला नहीं, हम आपको रहने नहीं देंगे, ठीक है, तुम क्यों यहाँ पे रहोगे, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, जाओ तुम यहाँ से, हम लोग तुमको यहाँ पे रहने यहाँ पे नहीं देने वाले, ठीक है। तो वो उनको भगा दिया गया। तो वो लोग वापस आते हैं, कब आते हैं, बट वो 24 आवर्स के अंदर ही वो लोग वापस आते हैं। बट क्योंकि अब वो दूसरी जगह से आ रहे हैं, उनको पता है वीवर्स यहाँ पे है, तो वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने साथ सेफ्टी लेके आते हैं, ठीक है, अपने साथ पुलिस वालों को लेके आते हैं। तो वो क्या करते हैं, पुलिस वालों को यहाँ पे लेके आते हैं। और क्योंकि वीवर्स अभी भी उनके घर के अंदर तबाही मचा ही रहे थे, तो वो जब पुलिस वाले आते हैं उनको मारता, मतलब एनकाउंटर ही समझ लो, यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं गोली उनके ऊपर चला दी जाती है। तो कितने वीवर्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है, 11 वीवर्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, ऐसी सब चीजें हमारी बुक के अंदर हमें यहाँ पे नहीं बताई हुई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेसिया एपिसोड। वापस बता रही हूँ, सिलसिला नहीं, सिलेसिया एपिसोड, जो तुमको पूरा याद रखना है, किनके बीच में हुआ था, वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, क्यों हुआ था, लो वेजेस की वजह से हुआ था। ये 2 खास रीजन याद रखना, बाकी स्टोरी तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द एपिसोड। अब क्या होता है, ठीक है, अब एक लास्ट हमें थोड़ा बहुत रिवॉल्ट के बारे में देखना रहेगा। कौन सा रिवॉल्ट है मैम? वो रिवॉल्ट ऑफ 1848। भाई हम टाइमलाइन में काफी ज्यादा अब आगे जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एक साइड आपको दिख रहा है एजुकेटेड मिडिल क्लास, दूसरे साइड आपको दिख रहा है लिबरल्स का रिवॉल्ट, ठीक है। मतलब यही लोग हैं जो यहाँ पे रिवॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डिमांड के साथ? अब ये लोग नई डिमांड के साथ आएंगे, क्या क्या?
क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, नया स्टेट हमारे लिए बनाया जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को एनफोर्स करो, लोग अब इस तरीके से इलेक्ट होंगे, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। फ्रीडम चाहिए, किन चीज़ों का भाई, सेंसरशिप लगा दिया गया था, याद है ना तुमको, तो वो सेंसरशिप के अगेंस्ट में हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। वो जो सीक्रेट सोसाइटी हमें छुप के बनाने की कोशिश मतलब हम लोगों को करना पड़ रहा था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए कि हम अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए कि हम प्रेस के थ्रू लोगों को जो भी चीज़ें बताना चाहे वो हम लोग आराम से यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। चलो, तो क्या होता है यहाँ पे, जर्मनी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि मिडिल क्लास जो है वो अराइज होता है, ठीक है। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को यहाँ पे क्रिएट जो है वो किया जाता है। कितने लोग होते हैं, तो ये सब डिस्क्रिप्शंस आपको याद रखने। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मार्च करते हैं कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये नाम तुमने पहले भी सुना हुआ है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। तो ये लोग चल चल के मस्त वहाँ पे मार्च करके निकल जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ड्राफ्ट करने की बात की जा रही है। क्या लिखा गया उसमें, मोनार्क विल बी सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बताया गया है यहाँ पे भाई, मोनार्क, चलो हो तो कोई बात नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन तुमको रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जितना पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तुमको दिया जाएगा उतना ही पावर तुम लोगे, अनलिमिटेड पावर तुमको अब यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब ऐसा है, जर्मनी के अंदर और कोई बचा नहीं है, ठीक है, जिसके पास वो जाए और अपना ये जो बना बनाया कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखाएं कि भाई ये लो और इसके हिसाब से थोड़ा हमको परमिशन दे दो कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवा दें। तो उस टाइम पे वो प्रूशिया के राजा को काफी ज्यादा मान रहे थे, ठीक है। तो प्रूशिया के राजा के पास वो ये पर्टिकुलर जो अपना बना बनाया कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना जो आइडिया है कि भाई मोनार्की जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन हमें बना देना चाहिए, वो आइडिया लेके पहुंचते हैं किसके पास, प्रूशिया के राजा, दैट इज फ्रेडरिच विलियम फोर, इनका नाम तुमको याद रखना है, ठीक है। वो गए, उनको ऑफर किया कि भाई ये है हमारा आइडिया, आप इसको परमिशन दे दीजिए। उन्होंने मुंह पे इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उल्टा अपने ही लोगों को बोला कि भाई इनको भगाओ, इनको ले जाया जाए यहाँ से, इस दरबार में से यहाँ से निकाल दिया जाए। तो उनकी थोड़ी बेइज्जती करवा के उनको यहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। ऑल द पावर्स नाउ विद जो है वो किसके हाथ में चली गई, नेशनल असेंबली में। अभी हमने देखा 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। बट क्या यहाँ पे सब लोगों को इक्वालिटी मिल गई है, नहीं। अभी भी जो वर्किंग क्लास है, जो पीजेंट्स है, जो वर्किंग क्लास है, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी डिमांड को कोई भी ध्यान में लिया ही नहीं जा रहा था, ठीक है। मिलिट्री एंटर होता है, डिसबैंड होते हैं बहुत सारी असेंबली, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक साथ में चल रही होती है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्टोरी को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ तो प्रूशिया के राजा ने पहले मना कर दिया, ठीक है, कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, मोनार्की को आप कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन जो है वो नहीं बना सकते हो। बट स्लोली एंड स्टडीली जो वहाँ के राजा थे उन्होंने थोड़ा बहुत सोचा कि भाई अगर मैं इनको डायरेक्टली डिनाई कर दूंगा तो ये लोग वापस से रिवॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूरोप में अभी वैसे ही चल रहा है मौसम रिवॉल्यूशन का, हर जगह पे नया नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। अब ये अगर रिवॉल्यूशन करेंगे तो हमारी कंट्री वाले भी हमारे सामने रिवॉल्यूशन करने लगेंगे, तो फिर मेरी गद्दी पूरी तरीके से चली जाएगी, ठीक है, मोनार्की पूरी तरीके से हट जाएगी। सो फिर बेटर आइडिया क्या है भाई, रखते हैं, अगर मुझे मेरा पावर मेरे पास रखना है तो उनको अलाउ कर दो, वो खुश रहेंगे तो वो शांति से रहेंगे, वो शांति से रहेंगे तो फिर मैं अपनी कुर्सी को यहाँ पे शांति से संभाल सकता हूँ, ठीक है। इस आइडिया के साथ वो वापस से कुछ चेंजेस करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या बताया गया, मोनार्क्स रियलाइज दैट ओनली बाय ग्रांटिंग कंसेशंस, यानी कि थोड़ी बहुत अगर छूट छाट यहाँ पे दे दी जाए, दे कुड एंड द साइकिल ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड द रिप्रेशन, ठीक है। और छूट छाट क्या क्या दी इन्होंने, पहला कंसेशंस क्या दिया, सर्वडम्स एंड बॉन्डेड लेबर्स वर एबॉलिश्ड इन बोथ द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड द रशिया, दो अलग अलग जगहों के ऊपर ये जो बॉन्डेड लेबर या तो फिर जो स्लेव वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था कि भाई तुम अब पूरी तरीके से गुलाम बन चुके हो, वो गुलाम वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हटा दिया गया, ठीक है, कि भाई आपको ये सब करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला कंसेशन। दूसरा कंसेशन क्या दिया कि हैब्सबर्ग के जो रूलर है, ठीक है, ग्रांटेड द ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, कि भाई अब अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकते हो। ये ऐसा हो गया, डिमांड हमारी इतनी बड़ी है, ठीक है, वो हमको दे नहीं पा रहे थे, तो उसमें से इतना सा हिस्सा एक कंसेशन के नाम पे हम लोगों को ऐसे दे दिया कि भाई लो खुश रहो, ठीक है। जो लोग मान जाएंगे वो यहाँ पे तुम समझ लो क्या कहलाएंगे यहाँ पे, बाकी हमारी डिमांड तो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी थी, ठीक है। दिस वॉज द थिंग यहाँ पे जो कि चल रहा था। अब यहाँ पे मोस्टली ये पूरा एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हाँ, यहीं पे ना तुमको एक फोटोग्राफ दिया हुआ है जो तुम्हारी बुक के अंदर तुमको देखने को मिलेगा। ऐसी मस्त नेशनल असेंबली चल रही है, वुमेन को अभी तक कोई हक नहीं मिला है, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला है, ना वोटिंग के राइट्स मिले हैं, ना ही प्रॉपर्टी के राइट मिले हैं, ना ही उनको नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट करने का राइट मिला है, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेंगे कि वो सिर्फ एक व्यूअर की तरह, ठीक है, ऊपर की तरफ जो ऐसे मैच देखने के लिए जाते तो हम लोग ऐसे
खड़े रहते हैं ना, उसी तरीके से आपको खड़े हुए देखने को मिलेंगे व्यूअर्स की तरह। नेशनल असेंबली चल रही है, दे आर नॉट इवन गेटिंग द चांस कि भाई वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके, सिर्फ वहाँ पे एंजॉय, व्यू जो है उसको वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। दिस वॉज द होल सिनेरियो जो वहाँ पे चल रहा था। अब क्या होता है, अब स्टोरी के अंदर आती है यूनिफिकेशन ही, मतलब यूनिफिकेशन होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, जब इंट्रोडक्शन दे रही थी, कि धीरे धीरे यहाँ पे यूनिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक एक कंट्री जो है वो अब बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यूनिफिकेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। एक ना एक यूनिफिकेशन ऑलमोस्ट हर साल जो है वो पूछा ही जाता है। तो 3 यूनिफिकेशन आपको बताया गया है यहाँ पे, एक जर्मनी का पढ़ेंगे, एक यहाँ पे हम लोग इटली का पढ़ेंगे, और तीसरा वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अलग केस, ये क्या है, सडन रिवॉल्यूशन हुआ था। वहाँ पे ऐसा कुछ सडन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, वहाँ पे बहुत सालों से कुछ चीजें हो रही थी और फिर अचानक से वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे कि वो पूरा का पूरा ब्रिटेन बन के रेडी हो जाता है। तो ये 3 यूनिफिकेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी। कैसे हुआ, तो बस आपको एक एक स्टोरी जो है वो यहाँ पे याद रखना है। पहला आपको यहाँ पे क्या चीज बताई हुई है, देखो, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो कैसे हुआ, तो यूनिफिकेशन के पहले जर्मनी को 39 स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, ठीक है, एम्पायर, पूरे एम्पायर को। तो पहली बार जब अटेम्प्ट किया गया था तो वो तो वहां पे फेल हो गया, ठीक है, इन 1848 एट द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो वो तो नहीं हो पाया। बट आफ्टर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट द लीडर स्टेट ऑफ यूनिफिकेशन वाज प्रूशिया, जो मैंने तुमको बताया। इसीलिए तो वो लेके गए थे ना कि भाई आप लो, ठीक है, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखो, दिस इज आवर आइडिया, और प्रूशिया के राजा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो वहीं से ये स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। चीफ आर्किटेक्ट कौन थे यहाँ पे, तो ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो ओटो वन बिस्मार्क का नाम याद रखना। कौन थे ये, तो भाई राजा ऑफ प्रूशिया, जो हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेडरिक के बारे में, फ्रेडरिक विल्हेम के बारे में, उनके ही एक खास आदमी थे, ठीक है। उनके ही ये चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे थे, जिनका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। तो ये जो पूरा का पूरा जर्मन यूनिफाई हुआ है वो किसकी बदौलत हुआ है एक्चुअली में, तो ये थे ओटो वन बिस्मार्क, जिन्होंने अपना बहुत ज्यादा ब्लड स्वेट एंड टीयर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा दिया था, ताकि जर्मनी यहाँ पे यूनिफाई हो जाए, ठीक है। बिस्मार्क ने क्या किया, ही कैरिड आउट द होल प्रोसेस, किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। जहां पे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत पड़े लड़ाई झगड़ा किया, और जहां पे शांति का इस्तेमाल करना पड़े वहां पे शांति का इस्तेमाल किया, और इन सबको एक साथ में लाने की इन्होंने बात की। यूनिफिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, इट कंप्लीटेड थ्रू द 3 वॉर्स, ठीक है, ये याद रखना, 3 वॉर करने पड़े, 7 साल लग गए ये पूरा यूनिफिकेशन इनको खत्म करने में, ठीक है। और किनके साथ फाइट किया था ये 3 वॉर, तो याद रखना, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ फाइट करना पड़ा था, और उसके बाद जाके यहाँ पे जर्मनी जो है वो कहीं ना कहीं इनके हाथ में आती है। अब होता क्या है, वॉर कब एंडेड होता है, तो वॉर एंड होता है विद द विक्ट्री ऑफ द प्रूशिया, पहली चीज, ठीक है। यूनिफिकेशन टुक प्लेस कब, तो आपको डेट स्पेसिफिकली याद रखना है, 18 जनवरी 1871 को ये पर्टिकुलर जो जर्मनी है वो फाइनली यूनिफाई हो जाता है, ठीक है। हेड आफ्टर यूनिफिकेशन कौन रहता है, काइजर विलियम, ठीक है। काइजर विलियम का यहाँ पे नाम तुमको याद रखना है। प्रूशियन किंग जो है वो कौन थे, काइजर विलियम। तो क्योंकि उनके ही अंडर में, उन्हीं के बदौलत जो है जर्मनी यहाँ पे यूनिफाई हुआ, तो उनको वो पर्टिकुलर जो जगह है, द स्टेटस है, वो उनको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। सेरेमनी एक पूरी की गई, कहाँ पे की गई, तो पैलेस ऑफ वर्सलिस में यहाँ पे की गई, वो वियन्ना था, ये वर्सलिस है, याद रखना, ठीक है। फिर चेंजेस हुए यूनिफिकेशन के बाद, तो क्या क्या चेंजेस हुए, तो 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस याद रखना है। पहला, करेंसी में मॉडर्नाइजेशन आया, ठीक है, नई नई करेंसी बनाई गई। बैंकिंग के अंदर आपको काफी सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम में भी काफी सारे चेंजेस लाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मोनार्की नहीं है, अब रिपब्लिकन आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली काफी सारे चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली में भी सेम हुआ था बिफोर द यूनिफिकेशन। इटली कितने पार्ट्स में, वो 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ये कितने में, 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड है। मैप ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दे रखा है, ठीक है। स्टेट रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, कौन, तो सर्डिनिया पिडमोंट, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एफर्ट्स किसने डाले थे, पहली बार एफर्ट्स किसने डाले थे, तो गिजिपी मजीनी ने काफी ज्यादा यहाँ पे ट्राई किया था, बट क्या वो सक्सेसफुल रहा था, नहीं, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इसकी वजह से ही फॉर्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली एंड यंग यूरोप, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बोथ द अपराइजिंग कब हुए थे, तो 1831 1848 में जो भी गिजिपी मजीनी ने स्टार्ट किया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हो गया था। तो आफ्टर 1848 ऐसा क्या होता, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई हमें कैसे, जैसे उसके अंदर ओटो वन बिस्मार्क के बारे में पढ़ा ना, यहाँ पे तुमको याद रखना है एक नाम, ठीक है, जिनका आपको याद रखना, दैट इज सर्डिनिया पिडमोंट अंडर द किंग ऑफ विक्टर इमैनुअल। इन्होंने परमिशन दिया और सर्डिनिया पिडमोंट ने सारा का सारा काम किया, ठीक है। जैसे वहां पे राजा कैजर विलियम थे, बट काम किसने किया, ओटो वन बिस्मार्क ने। उसी तरीके से यहाँ पे राजा कौन है, इमैनुअल टू है, बट यहाँ पे काम किसने किया यूनिफिकेशन का, इट वॉज डन बाय द सर्डिनिया पिडमोंट, ठीक है। नाम में कंफ्यूज मत होना ज्यादा। एंटायर मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन किसने यहाँ पे लीड किया था, इट वॉज
कैरिड आउट बाय द चीफ मिनिस्टर। किसने? तो यहाँ पे कैवर का नाम जो है वो तुमको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सर्डिनिया पिडमॉन्ट आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एरिया का यहाँ पे बात जो है वो किया गया है, ठीक है। चलो, बाद में आपको क्या बताया, ही वॉज अ स्किल्ड डिप्लोमेट। कौन? केवर की बात की गई है, ठीक है। तो उनका नाम जो है वो थोड़ा यहाँ पे याद रखने की कोशिश करना। यहाँ पे केवर जो है वो उनका चीफ मिनिस्टर था, किसका? इमैनुअल टू का। तो इमैनुअल टू ने यहाँ पे शुरू कर दिया था कि भाई हम कैसे कैसे यहाँ पे यूनिफाई जो है वो इसको कर सकते हैं। तो वो एक स्किल्ड डिप्लोमेट था, उसने काफी सारे अपने अलायंसेस को इस्तेमाल किया जिससे कि वो इटली को यहाँ पे पूरी तरीके से यूनिफाई जो है वो कर सके। अंडर हिज लीडरशिप पिडमॉन्ट डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस, कब? 1859 के अंदर, ठीक है। आपको वो अलग अलग हिस्से दिख रहे होंगे आपके मैप के अंदर, तो उसमें जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को उन्होंने हरा दिया था 1859 के अंदर। बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है उन्होंने गिजिपी गैरिबल्डी को यहाँ पे ज्वाइन जो है वो कर लिया था, ठीक है। उनको मतलब एक तरीके से शो करने की कोशिश किया गया थ्रू अ सिंबल, दैट इज द रेड शर्ट, ठीक है। 1861 में फाइनली विक्टर इमानुअल जो है वो प्रोक्लेम करते हैं कि आज से मैं हूँ इटली का राजा, क्योंकि फाइनली इटली जो है वो पूरी तरीके से मर्ज यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। पहले नॉर्थ साउथ को थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, फिर जो बीच वाला जगह है वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे ज्वाइन जो है वो हो जाता है। तो ये तो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों ने देखी थी आपके मेरे हैंडमेड नोट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी आपके यहाँ पे दो जो है वो पर्टिकुलर पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। चलो देख लेते हैं फटाफट, ये स्लाइड में से थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं, और अब सिर्फ दो ही टॉपिक बाकी है। अगर तुम अभी तक देख रहे हो, ठीक है, तो भाई आई एम ग्लैड, बहुत अच्छे बच्चे हो अगर तुम अभी तक हो और ये सेशन अभी कंप्लीट करके ही सोने वाले हो, ऐसा, ठीक है। तो एक बार में ही सारी चीज़ें खत्म हो जाए, तो वही है, वही मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, तो वही सब वापस से चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आगे आपको लेके जाऊंगी क्योंकि जो हमारे टॉपिक्स बाकी है हम लोग ज़्यादा वही ही देखेंगे। तो क्या क्या है, तो वो लिबरल नेशनल्स ने क्या क्या चीज़ें की थी, तो वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फ्रीडम, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया, उसके बारे में चीज़ें यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन जो है वो किया गया। उसके बाद नया जो कंजर्वेटिज्म की शुरुआत होती है, ठीक है, वो हरा देते हैं वाटरलू के वॉर के अंदर, और फिर कंजर्वेटिव्स ने किस तरीके से वापस से अपना ऑर्डर जो है वो री एस्टैब्लिश कर दिया था, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको बताया गया अबाउट द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, 3 इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, तो जुलाई रिवॉल्यूशन, तो बर्बन किंग के बारे में बताया गया। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ग्रीक ने अपने आप को जो ओटोमन एम्पायर है उससे अलग कर लिया था। और फिर 1848 रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है, तो वो बैरिकेड्स, तो हाँ यहाँ पे देख लो, तो वो जो वहाँ पे 1815 लिखा था वहाँ पे 1815 नहीं 1830 आएगा, ठीक है। तो वो एक बार आप लोग चेंज कर लेना उसके हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर के बारे में है भाई कि ऑलरेडी आपका एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो एक बार वापस से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो डेवलपमेंट चैप्टर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। रोमांटिसिज्म की फीलिंग के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो पॉपुलर ट्रेडिशंस हो गया, लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर, कैसे कर्पिंस्की ने या फिर पॉलिश पीपल ने किस तरीके से उसका यूटिलाइज किया था रोमांटिसिज्म का, वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलेशन क्राइसिस, तो हमने देखा कि भाई ऑलरेडी चीज़ें खराब चल रही थी, ठीक है, पॉपुलेशन उसमें इंक्रीज हो गई और रिवॉल्ट ऑलरेडी चल रहा था। फिर आपको सिलेसिया एपिसोड के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि भाई कैसे रिवॉल्ट यहाँ पे अपराइजिंग जो है वो शुरू हो जाती है इधर। इसके अलावा फिर आपको बताया गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो मैंने बता दिया है, ठीक है। ओरिजिनली 39 स्टेट्स थे जो हम लोगों ने देखे हुए थे, प्रूशिया ने उसको टेकन ओवर कर लिया था यहाँ पे। मिडिल क्लास जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, और फिर यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कब खत्म होता है वो थोड़ा याद रखना, 1866 से लेके 1871 के बीच में यहाँ पे चीज़ें जो है वो खत्म हो जाती है यूनिफिकेशन की, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली फिर आपको बताया गया, तो ये अलग अलग रीजन है, ठीक है। पिडमॉन्ट आपको साउथ के अंदर देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और लंबार्डी, ऐसे अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर ये डिवाइडेड हुआ करते थे, 7 अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड थे, कैसे एक दूसरे को हरा के, ठीक है, केवर के सही दिमाग की वजह से किस तरीके से इन सब चीज़ों को यूनिफाई किया गया, सबको मिला दिया गया, उसके बारे में हम लोगों ने नोट्स के अंदर ऑलरेडी चीज़ें देख ली है, ठीक है। स्ट्रेंज केसेस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर आपको थोड़ी अलग चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर आपको 4 अलग अलग
पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो आपको देखने को मिल रहे थे, जैसे कि इंग्लिश पीपल थे, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर वेल्श पीपल थे, इसके अलावा आपके स्कॉटिश पीपल थे और आयरिश पीपल थे, अलग अलग लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो इनके बीच में क्या हुआ, तो भाई आयरिश पहले से हमारे कंट्रोल, मतलब ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया था, फिर धीरे धीरे वेल्श को अपने कंट्रोल के अंदर लेने की यहाँ पे कोशिश जो है वो की जाती है। मतलब ब्रिटेन का सीन अगर हम लोग अच्छे से देखें तो उसके अंदर ऐसा है कि सडन रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए इसको स्ट्रेंज केस बोला जाता है कि भाई ये सालों साल दर साल जो भी चेंजेस हुए थे उसके थ्रू यहाँ पे रिवॉल्यूशन जो है वो होता है, ठीक है। तो कैसे ब्रिटेन अपने आप में बन जाता, तो तुमने फिर उसके बाद तुम्हारी बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है कि वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है, उसको एक नाम, अलग सा नाम जो है वो यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है, एक पूरा नेशन स्टेट जो है वो एक बन के तैयार होता है लॉन्ग पीरियड में, ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन was completed unlike the rest of the Europe, did not result from a sudden upheaval of the revolution। अचानक से वो चीज़ कभी भी यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। ये हमारी कुछ आइडियाज़ हैं जो अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ की अपडेट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे बताया गया है दैट इज़ अबाउट द विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन के अंदर हम थोड़े बहुत एलिगोरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर्टिस्ट पर्सोनिफाइड द नेशन यूजिंग अ फीमेल एलिगोरी। एलिगोरी होता क्या है यहाँ पे, ऐसा समझ लो कि एक चीज़ को दिखाने का तरीका है। अब उसके लिए मैं कोई सिम्बॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं जिस भी सिम्बॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ टू शो माई कंट्री, ठीक है, टू डिपिक्ट माई कंट्री, टू रिप्रेजेंट माई कंट्री, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एलिगोरी की तरह ट्रीट करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे जो कंट्रीज थी ना, तो आर्टिस्ट किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, भाई फीमेल एलिगोरीज का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि हम हमारी फीमेल एलिगोरी की बात करें तो भारत माता, भाई वो सच में एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है, उनका कोई एग्जिस्टेंस एज सच नहीं है, बट टू गेन दिस पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ये पर्टिकुलर एक फीमेल एलिगोरी को क्रिएट किया गया है, भारत माता के चित्र को यहाँ पे बनाया गया ताकि लोग उसको समझने की कोशिश कर सके। सेम वे यहाँ पे भी अलग अलग फीमेल एलिगोरीज जो है उनको यहाँ पे बनाया गया था। तो एक आपको याद रखना है अबाउट द मेरियन, ठीक है, मेरियन कहाँ पे है तो वो भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखो, ये रिपब्लिक फ्रांस जो है उसको रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स आपको बताए हुए हैं रेड कैप के बारे में, और जो जंजीरें, ठीक है, जो तोड़ के अब लोग उनके चंगुल में से यहाँ पे निकल चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बताया गया। जर्मेनिया, तो याद रखना कि जर्मन के नेशन को यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। इनका ना फुल फोटो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो आपको एक मस्त सा टेबल दिया है पीछे वाले साइड में, जिसमें हर एक एलिमेंट का, उनका क्राउन हो या फिर वो लीफ के स्ट्रक्चर हो, सबका कुछ ना कुछ एक मीनिंग जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। तो वो टेबल एक बार आपको अच्छे से प्रॉपरली करके जाना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से आपके ऑब्जेक्टिव्स के बनने के चांसेस जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जाना रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो है दैट इज अबाउट द नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। मैम क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? भाई बहुत डिफरेंस है, ठीक है। नेशनलिज्म यहाँ पे क्या होगा, भाई मैं अपने नेशन से प्यार कर रही हूँ, ठीक है, मुझे अपने नेशन के लिए प्राइड है, मुझे अपने नेशन से प्यार है, तो वो नेशनलिज्म कहलाएगा। इंपीरियलिज्म क्या होता है, अगर मैं सिर्फ अपने नेशन से प्यार कर रही हूँ, ठीक है, और बाकी के सारे नेशंस को दुश्मन के नजरिए से देखने की कोशिश करूँ, तो वो चीज मेरे लिए इंपीरियलिस्टिक कहलाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे नेशनलिज्म अब हो क्या रहा था, पहले लोग नेशनलिज्म को फील कर रहे थे, अब धीरे धीरे फियर्स नेशनलिज्म आने लगा और धीरे धीरे इंपीरियलिज्म होने लगा कि भाई हम अपने नेशन से पास प्यार करते हैं ना, तो कोई बात नहीं, हम अपने नेशन को बड़ा करेंगे। कैसे बड़ा करोगे? इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के थ्रू बड़ा करोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी में होगा क्या कि आप अपनी जो अथॉरिटी है वो दूसरे किसी जगह पे डालने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि ब्रिटिशर्स इंपीरियलिस्ट हुआ करते थे, इसीलिए तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश की ना, दैट लीड्स टू द फीलिंग ऑफ द इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग से किस तरीके से इंपीरियलिज्म की तरफ लोग जो है वो बढ़ने लगे थे, उसका एक छोटा सा एपिसोड आपको बताया गया थ्रू द बल्कान्स, ठीक है। बल्कान्स आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग अलग कंट्रीज के बारे में बताया गया है, जो मतलब यूरोप के अंदर साउथ साइड में आपको एक माउंटेन, बल्कान माउंटेन देखने को मिलता है, तो उसके आसपास में जो कंट्रीज है उनको हम लोग यहाँ पे बल्कान्स के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक बन गया था। क्यों? वहाँ के लोग पहले तो आपस में ही बहुत ज़्यादा जल रहे थे, ठीक है, जलन वाली फीलिंग उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही थी। तो पहले वो अलग थे, अब वो अगर कुछ प्रोग्रेसिव कर रहा है तो मुझे हो रही है जलन, ठीक है। तो वो लोग अब आपस में फाइट करने लगे थे। चलो ये यहाँ तक भी बात ठीक है, आपस में फाइट कर रहे हैं, अब उनका खुद का ही वो बन गया। यूरोप के अंदर ये ट्रेंड आपको पता ही है ना कि अलग अलग कंट्रीज जो है वो दूसरे कंट्रीज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो गया था कि कौन कितनी ज्यादा जगह को
कॉन्कर करेगा और उसके ऊपर रूल कर सकता है। उसी के तहत तो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज अलग अलग एरियाज के अंदर गए थे। तो ये सब चीज़ें, जेलेसी फैक्टर और जो कंपटीशन है वो वहाँ पे शुरू हो जाता है। इनके बीच में अब झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे वो चिंगारी तो ऑलरेडी थी, बराबर पेट्रोल यहाँ पे कौन डालते हैं, अलग अलग बड़े बड़े नेशंस, जैसे कि रशिया इसके अंदर घुस जाती है, ठीक है, जैसे कि आपकी अमेरिका बीच में से घुस जाती है, ड्यू टू विच आपको पता है कि इसके बाद जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है। तो वही बात है कि भाई आप नेशनलिज्म की फीलिंग जब तक अपनी कंट्री के लिए अपने मन में रख रहे हो, दैट इज क्वाइट गुड, ठीक है, वो चीज़ होना अच्छी बात है। उससे वैसे तो फिर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, भाई पेट्रोइटिज्म होना चाहिए या नेशनलिज्म, तो फिर उसमें तो पेट्रोइटिज्म ही हमारे पास होना चाहिए। बट हाँ, उसके हिसाब से अगर हम देखने जाए तो नेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है, बट उसको इंपीरियलिज्म बनने देना नहीं चाहिए। हम इंडिया से प्यार करते तो क्या इंडिया को बड़ा करने के लिए हम किसी दूसरी कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेंगे? नहीं, वो फिर कहाँ की बात हुई, ठीक है। तो वो हमारी कंट्री हम लोगों को नहीं सिखाती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पे मीनिंग जो है वो बताई हुई है कि भाई एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, यूटोपियन क्या होता है, प्लेबिसाइड क्या होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये स्लाइड आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाने वाली है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे समराइज जो है वो आपको करके दे दिया गया है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको करके दिखाना रहेगा। जब भी हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तब थोड़ा जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। हो सके तो कमेंट्स के अंदर आप अपने आंसर जो है वो बता सकते हैं, जो भी आपको ये पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू समझ में आया होगा, ठीक है। ये कुछ होमवर्क्स हैं जो आपको असाइन किए गए हैं, अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरीके से खत्म होता है। आई नो एक चीज़ मेरी बाकी रह गई है कि मतलब जो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है वो इसमें ऐड ऑन करना मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये फाइल मिलेगी आपके ग्रुप के अंदर ना, तब इसको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक ही पॉइंट जो बाकी है वो मैं इसके अंदर इनकलकेट कर दूंगी। मैं ऐसा मान रही हूँ कि आप प्लीज़, ठीक है, अच्छे से जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि पीपीटी जो है ना उसके अंदर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें बता दी गई है। जो डेप्थ में चीज़ें हैं वो नोट्स के अंदर मैंने बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है, एकदम ईजी वे में बताया हुआ है, तो वो आपको अच्छे से समझ में जो वो आ जाने वाली है। आई नो ये क्लास थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है, बट चैप्टर भी लंबा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके लिए, बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होंगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है उसको वहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो हम मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट चैप्टर के साथ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़, और प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।